अगर वह मान जाता है तो उसे हमसे कोई परेशानी नहीं होगी, वह निश्चिंत हो सकता है कि हम उसके बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करेंगे, बशर्ते वह निम्न श्रेणी का प्राणी हो और मेरे साथियों के जीवन को खतरे में न डाले। आरव ने एक विस्तृत मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था, बड़े बुजुर्ग का मुंह फड़क रहा था जब उन्होंने देखा कि उन्हें दोनों पुरुषों के बीच संचार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर गॉर्डन्स, क्योंकि अगर कोई मिट्टीय प्राणी मेरे परिवार पर हमला करने की कोशिश करता है तो मैं उनके लिए इसका ख्याल रखूंगा, लैंस्ट कुलपति ने कहा। बड़े बुजुर्ग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर पूछा, क्या तुम भी इस रक्तिम चंद्रमा में लड़ रहे हो? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टियर 6 जादूगर दायरे में पहुंचने वाला हूं और मुझे पता है कि थोड़े से धक्के और थोड़ी सी खूनी लड़ाई के साथ मैं दायरे तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, लैंस्ट कुलपति ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, क्योंकि वह अपनी मुस्कुराहट भी नहीं छिपा सका। आपके पिताजी को ये जानकर गर्व होगा कि आप प्रगति करने वाले हैं, बड़े बुजुर्ग ने उनकी ओर सिर हिलाया। आपकी बुद्धिमानी भरी प्रशंसा के लिए धन्यवाद ग्रैंड एल्डर, लैंस्ट कुलपति ने तुरंत अपनी सद्भावना दिखाई। वह हमेशा गॉर्डन परिवार के ग्रैंड एल्डर से बात करना पसंद करते थे, कुलपति से नहीं। कुलपति ने हमेशा उसे यह एहसास दिलाया कि वह किसी गुंडे से बात कर रहा है, जबकि वरिष्ठ नेता ने हमेशा उसे ऐसा एहसास दिलाया कि वह किसी बुद्धिमान ऋषि से बात कर रहा है। और यही कारण था कि उसने कुलपति से मिलने से पहले ही ग्रैंड एल्डर के साथ यह सौदा करने का फैसला किया, क्योंकि उसका रवैया भी आरव जैसा ही था। वह हमेशा बड़ा लाभ कमाने की कोशिश करता रहता था और हर मौके पर लोगों को ठगता था, इसलिए उसे पिछले दरवाजे से गुजरना पड़ता था, जो कि सबसे बड़ा बुजुर्ग था। आरव लैंस्ट कुलपति के बयान से बेपरवाह लग रहा था, लेकिन वह इस बात से हैरान था कि लैंस्ट कुलपति के पास अभी भी एक बड़ा बॉस था। अब उसने इसके बारे में सोचा कि एक परिवार जिसका नेतृत्व एक टियर 5 जादूगर कर रहा है, वह इस तरह के बड़े शहर में जीवित नहीं रह पाएगा, सिवाय इसके कि यह एक टियर 2 शहर था। लेकिन आरव लैंस्ट परिवार के पूर्वज के बारे में पूछने के लिए तैयार नहीं था। ग्रैंड एल्डर ने आगे बढ़ने की योजना बनाई और टियर नेताओं को नियुक्त किया। आरव को गॉर्डन परिवार के टियर 1 जादूगरों का नेता नियुक्त किया गया, जो कि नई पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसकी ताकत को पहले ही देख लिया था। और कोई भी टियर 1 जादूगर नहीं था जो आरव की पागल गोलेम ताकत के साथ उतना मजबूत होने का दावा कर सके। गॉर्डन परिवार के सदस्य परिवार के आंगन से बाहर निकले और लांस्ट परिवार के मुखिया ने वादा किया कि लांस्ट परिवार शहर के द्वार पर उनसे मिलेगा। आरव को सवारी करने और नेता के रूप में अपनी स्थिति दिखाने के लिए एक साधारण घोड़ा दिया गया था। वह अपने परिवार के प्रथम श्रेणी के जादूगरों के साथ सवार हुआ, जिसमें गॉर्डन परिवार के नव जागृत सदस्य भी शामिल थे। पुराने और अधिक अनुभवी जादूगर नए जागृत जादूगरों को उन लड़ाइयों के बारे में चिढ़ाते रहे जिनका वे सामना करने वाले थे, लेकिन आरव के गिरोह के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, जो आरव के ठीक पीछे चल रहे थे, जो अपने घोड़े पर था। अविनाश, आथा, अवनी और नाइट के शरीर से निकलने वाली भयंकर आभा ने उन्हें मौत का खतरा महसूस कराया, जिससे ये पता चला कि वे उन लोगों से मुकाबला कर सकते हैं जो उच्च टियर 1 जादूगर क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। यह अजीब लगता है, लेकिन चूंकि वहां अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई शीर्ष स्तरीय प्रथम श्रेणी जादूगर नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी भी अंदरूनी लड़ाई से बचने का फैसला किया। गॉर्डन परिवार के अधिकांश शीर्ष टियर 1 जादूगरों ने साधना के लिए छुट्टी मांगी, क्योंकि वे इस रक्तचंद्रमा युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वे एक नए क्षेत्र में सफलता की आशा करते थे। और कुलपिता ने कभी भी उनके खिलाफ ये बात नहीं रखी। वह कभी भी परिवार को लड़ाई के लिए मजबूर नहीं करने वाले थे, उन्होंने केवल उन्हें एक विकल्प दिया था और जो भी वे चुनते थे वह उनकी इच्छा थी। जैसा कि उन्होंने हमेशा महसूस किया कि केवल लड़ने वालों को ही पुरस्कृत किया जाएगा, और भले ही उन्होंने हमेशा कहा कि परिवार को दो, यहाँ तक कि वह स्वयं भी ऐसे व्यक्ति थे जो अभी भी कुछ ऐसे संसाधन छोड़ देते थे जो उनके लिए उपयोगी नहीं थे। परिवार के खजाने के लिए उम्मीद है कि इसे जल्द ही सही मालिक मिल जाएगा। गुना तारांकन 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 गुना। गॉर्डन परिवार का नेतृत्व उनके 7वें बड़े ड्रेको द लावा किंग कर रहे थे, जो एक बड़े राक्षसी जानवर पर सवार थे, जो देखने में बहुत ही भयावह लग रहा था। उनके पीछे परिवार के टियर 3 जादूगर थे, जिनका नेतृत्व सारा गॉर्डन नाम की एक लड़की कर रही थी। कहा जाता है कि वह अवनी गॉर्डन की बड़ी बहन थी और शहर की सबसे ताकतवर टियर 3 जादूगरनी में से एक थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। टियर 2 जादूगर गॉर्डन परिवार के टियर 3 के पीछे थे, लेकिन उनका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जिसके बारे में आरव ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वह काफी बूढ़ा था और कहा जाता था कि वह काफी अनुभवी था।
ब्लड मून सैनिक जिसने कई रक्तपात देखे थे और जो पीक टियर 2 दायरे में था, अगर उसे इस लड़ाई में बहुत लाभ होता तो वह जल्द ही टियर 3 जादूगर बनने और अपने जीवनकाल को बढ़ाने का मौका पा सकता था, और यही कारण था कि वह एक पीक टियर 2 जादूगर होने के बावजूद जोखिम उठा रहा था, क्योंकि केवल युद्ध के मैदान में ही खतरों के साथ साथ भारी पुरस्कार भी थे। टियर 2 के बाद अब टियर 1 के जादूगर आए, जिनका नेतृत्व आरव कर रहा था। उसके बाद उसके 4 साथी भाई बहन आए, और वे बिना किसी डर के अपने पहले ब्लड मून युद्ध की ओर शान से चल पड़े। पुराने और अनुभवी लड़ाकों को लगा कि युद्ध में शामिल होने के बाद वे जल्द ही अपना चेहरा बदल लेंगे। अधिकांश पुराने उच्च टियर 1 जादूगरों को आरव का नेतृत्व करना ठीक नहीं लगा, लेकिन वे ग्रैंड एल्डर के निर्णय को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, सिवाय इसके कि वे ऐसा करना चाहते थे। उन्हें बड़े बुजुर्गों के क्रोध का अनुभव करने का मौका मिला, इसलिए उन्होंने क्रोधपूर्वक आरव के आदेशों का पालन किया। तारांकन 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 तारांकन। गॉर्डन परिवार रक्त चंद्रमा से कुछ घंटे पहले शहर के द्वार पर पहुंच गया और उसे शहर से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई। और गॉर्डन परिवार के सदस्यों ने देखा कि शहर के गार्ड पहले से ही अपनी पोजीशन ले चुके थे, जबकि टियर 4 टियर 6 के जादूगर हवा में तैर रहे थे। चूंकि यहीं पर युद्ध होगा, इसलिए आघात तरंगों का दोनों ओर के योद्धाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरव ने एक जगह देखी जिस पर एक बड़ा बैनर लगा था जो ये बता रहा था कि यह टियर 1 जादूगरों का जमावड़ा स्थल है, और वह जल्दी से 250 से अधिक जादूगरों के साथ वहां पहुंच गया, जो सभी टियर 1 जादूगर थे। विभिन्न रैंकों के सैनिकों ने शहर के गार्डों के पास जाकर अपना स्थान ग्रहण किया, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। और इसी तरह किसी ने घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर दौड़ने से पहले उसे घूरा। हाय, मेरा नाम स्टीवन है, मैं शहर के प्रथम श्रेणी के जादूगरों का कप्तान हूँ। ये जानना मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप जैसा कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ शामिल हो रहा है। दूसरे आयाम के प्राणियों के खिलाफ लड़ो, क्योंकि तुमने अभी अभी अपने तत्वों को जागृत किया है, स्टीवन ने कहा, और उसने हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। मैं आरव हूं और मैं आपको बता दूं कि मैं इस सम्मानित टियर 3 शहर के एक सम्मानित नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने आया हूं। आरव ने हाथ मिलाते हुए कहा, क्योंकि यह व्यक्ति उन लोगों में से था जिसने बिना किसी शिकायत के उनकी रक्षा की। आरव को शहर के गार्डों के लिए बहुत सम्मान महसूस हुआ। स्टीवन ने आरव के व्यवहार पर काफी गर्व और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने चेहरे पर एक जंगली मुस्कान के साथ उससे हाथ मिलाया। जैसे ही वे अभिवादन कर रहे थे, घोड़े पर बैठी 2 महिलाएं उनकी ओर बढ़ीं, और जब आरव ने देखा तो उसने पाया कि वे डाकबलेस परिवार से थीं और वे भी लगभग 500 सदस्यों को साथ लेकर आई थीं। उन्होंने अविनाश से सुना कि उनके पास एक बहुत ही प्रतिभाशाली फाइटर है जो बैंक्वेट में उनका नेतृत्व कर रहा था, जिसने वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके बजाय 2 महिलाएं उनका नेतृत्व कर रही थीं, इसलिए उन्हें वास्तव में यकीन नहीं था कि अविनाश का सामना किससे होगा। अभी वह अनुमान लगाने की कोशिश ही कर रहा था कि उसने देखा कि एक महिला ने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ अविनाश की ओर हाथ हिलाया, और अविनाश ने भी उसके अभिवादन का जवाब देने के लिए सिर हिलाया। आरव ने ये सोचकर अपना माथा पीट लिया कि अविनाश को उसके इस रवैये के कारण कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, क्योंकि यह बात उसके लिए स्पष्ट हो गई थी, जिसने अभी अभी अविनाश का सामना किया था। दोनों महिलाएं आरव और स्टीवन के पास गईं और सामने वाली महिला ने पहले अपना परिचय दिया। हाय, मेरा नाम क्लेरिसा है और मेरे बगल में मेरी सौतेली बहन मारिया डाकबलेस है। क्लेरिसा ने दूसरी महिला की ओर इशारा किया जिसने अपना चेहरा ढकने के लिए एक चिकना कपड़ा पहना हुआ था। आरव ने देखा और पाया कि चाहे कुछ भी हुआ हो या उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसके घूंघट के पार नहीं देख पा रहा था। वह अपना परिचय देने ही वाला था कि क्लेरिसा ने उसे रोक दिया। आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसने आपके बारे में नहीं सुना हो। गॉर्डन के राजा की युवा पीढ़ी, वह व्यक्ति जिसके 4 जनरल उसके सारे गंदे काम करते हैं, क्लेरिसा ने कहा। आरव उसकी आवाज में हल्के व्यंग्य को भांप सकता था, लेकिन उसने इससे बचने का फैसला किया क्योंकि वे जल्द ही लड़ाई शुरू करने वाले थे। कोई रास्ता नहीं था कि वह एक छोटी लड़की के साथ उस चीज के लिए झगड़ा करे जिसके बारे में वह नहीं जानता था। क्लेरिसा को गुस्सा आया जब उसने देखा कि वह उसे अनदेखा कर रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह जानती थी कि इस समय वह उससे लड़ नहीं पाएगी। क्लेरिसा उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्हें लगता था कि आरव वास्तव में ताकतवर नहीं है और वह अपने मजबूत कबीले के लोगों की पूंछ पर सवार है, क्योंकि वह वर्तमान कुलपिता का उत्तराधिकारी था और कई लोगों ने उसे पहले लड़ते नहीं देखा था। और चूंकि लैंस्ड परिवार ने कहा कि वह एक गोलेम जादूगर था, इसलिए उन्होंने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अविनाश और आर्थर जैसों का इस्तेमाल कर रहा है,
अन्यथा वह सोने का नाटक नहीं करता। भोज में उसने अविनाश की तरह ही दबंग तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके सभी व्यवहारों ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि वह उसके बारे में कही जा रही अफवाहों के बराबर भी नहीं था। इस बीच आरव को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह उसके बारे में क्या सोचती है। स्टीवन पहले से ही इस तनावपूर्ण माहौल को तोड़ने का तरीका जानने की कोशिश में अपना सिर खुजला रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे केवल ब्लड मून के जीवों से लड़ना था, शहर की आंतरिक अराजकता और दूसरे शहर से आए आक्रमणकारियों से बचाना था और खेती के संसाधन प्राप्त करने थे। इसलिए वह अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करते हुए रैंक में आगे बढ़ सकता था। एक शहर के गार्ड का जीवन छोटी छोटी योजनाओं और परेशानियों के साथ बहुत सरल था। इसलिए जब उसे लापरवाह आरव और व्यंग्यात्मक क्लेरिसा के बीच रखा गया, तो उसे समझ नहीं आया कि समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए उसने मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि तनावपूर्ण माहौल किसी रहस्यमय शक्ति से टूट जाएगा और मानो देवताओं ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। लास्ट परिवार के जादूगर लड़ाई में शामिल हो गए और गॉर्डन परिवार की तरह ही उन्होंने भी उतनी ही संख्या में जादूगर भेजे। ये सब कुछ योजनाबद्ध था। टियर ए के जादूगर जल्दी से गॉर्डन परिवार के पक्ष में एकत्र हुए, जबकि वहां के कुलपति आकाश में मध्य स्तर के जादूगरों में शामिल हो गए। ये स्पष्ट था कि उन्हें दोनों परिवारों के बीच गठबंधन के बारे में जानकारी दी गई थी, और भले ही वे हमेशा घमंडी बदमाशों की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन इस बार उनके अधिकांश हाव भाव बदल गए थे क्योंकि वे काफी गंभीर लग रहे थे। और गॉर्डन परिवार को सम्मान के साथ देखा क्योंकि उनमें से अधिकांश ने बैंक्वेट में अविनाश गॉर्डन की लड़ाई देखी थी और जानते थे कि वह एक कुशल मार्शल जादूगर था। और उन्होंने वहां के टिया एक लीडर अरमान से ये भी सुना कि वह सबसे ताकतवर नहीं था, जिससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई कि एक ऐसा परिवार कौन है जो ऐसे राक्षसों को आसानी से पाल सकता है, जो गॉर्डन परिवार के दस्ते के प्रति उनके सम्मान के बराबर है, क्योंकि वे केवल गॉर्डन परिवार के अधीन लड़ने के लिए वहां थे, जैसा कि उनके नेता ने उन्हें बताया था। जैसे ही क्लेरिसा और आरव दोनों ने नए जादूगरों को शामिल होते देखा, स्टीवन खुश था कि कुछ और ने उनका ध्यान आकर्षित किया है, जबकि मारिया डाकबलिस ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि जो कुछ हो रहा था वह उसके लिए चिंता का विषय नहीं था। अरमान और शीला लांस घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े और आरव, क्लेरिसा, मारिया और स्टीवन के साथ शामिल हो गए। उन्होंने सभी का अभिवादन किया और आरव को अंत में छोड़ दिया। आपके साथ फिर से लड़ना अच्छा लगा, अरमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और पुराने चीनी अंदाज में आरव के सामने झुककर अपना सम्मान प्रकट किया। आखिरकार ये दोनों परिवारों के बीच एक समझौता है, इसलिए इस तरह से व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। आरव ने यथासंभव कार्य कारण का अभिनय करते हुए कहा। हम अब देंगे हाँकने वाली, क्लेरिसा ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, जब वह और उसकी बहन उस स्थान पर वापस गए जहां उसके परिवार के जादूगर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। क्या तेजतर्रार महिला है, आरव ने जवाब में जीभ चटकाते हुए कहा, क्योंकि उसे आखिरकार राहत मिली कि उसने खुद ही जाने का फैसला कर लिया है। तो अब मैं विदा लेता हूं भाई, मिलते हैं युद्ध के मैदान में, स्टीवन ने कहा और वापस उस जगह जा रहा था जहां उसके नगर रक्षक खड़े थे। आरव ने अरमान की ओर देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि वह अभी भी उसके करीब खड़ा था। तुम क्या चाहते हो, आरव ने पूछा, क्योंकि उसके ज्ञान के अनुसार अरमान हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना किसी योजना के कुछ भी करता। 30%, अरमान ने कहा। 30 क्या, आरव ने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ पूछा। आप कुलपति के साथ सहमत हुए सभी बातों को भूल जाए, मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको इस ब्लड मून में हम जो भी कमाएंगे उसमें से 30% मिलेंगे, जब तक आप अरमान परिवार को अपनी इच्छानुसार आदेश देते रहेंगे। मुझे पता है कि आप वास्तव में हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपके नेतृत्व में हम कम हताहतों के साथ इस ब्लड मून से बच सकते हैं, अरमान ने कहा। पब फ्यूचर विज्ञापन नंबर 1, मैं कोई कमांडर नहीं हूं, आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। नंबर 2, मुझे क्या भरोसा है कि आप कबीला सुनेगा। ... नंबर 3, और मुझे अब 30% पर क्यों समझौता करना होगा, जबकि अगर आप लोग गड़बड़ करते हैं तो मुझे उतनी ही राशि या उससे अधिक मिल सकती है, आरव ने कहा। नहीं, मुझे यकीन है कि आप एक बहुत अच्छे कमांडर हैं, आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, या क्या आपको लगता है कि अपने कमांड को अलग अलग गोलेम में विभाजित करना और उन्हें अपना काम करने देना आसान है? शायद 2 अच्छे हैं, लेकिन 8 की तरह यह एक बड़ा तनाव है। मैं जानता हूं कि बड़े शॉट के लिए भी उनमें से ज्यादातर केवल 2 से 3 गोलेम तक ही सीमित रहते हैं और उन्हें जितना संभव हो उतना विशेष बनाते हैं, अरमान ने अपना पहला कारण समझाया।
नंबर 2, कुलपति ने कहा है कि जो कोई भी आदेशों की अवहेलना करेगा उसे कबीले से निर्वासित कर दिया जाएगा, और यदि मैं कहूं कि आप नए कमांडर हैं तो वे आपके आदेशों को सुनने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत अधिक घमंडी हैं और निर्वासन उन चीजों में से एक है जिसे हम कभी अनुभव नहीं करना चाहते हैं। अब तीसरे और अंतिम प्रश्न के लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आप असहमत हैं और हमें पता चलता है कि मजबूत सुरक्षा के बिना हम अभी भी अपनी जमीन खो रहे हैं, तो हम अपने कुलपति के साथ युद्ध के मैदान से बाहर निकल जाएंगे। पवन जादूगर शुरुआत में सबसे कमजोर हैं, लेकिन जब हम चाहते हैं तो हम पीछे हटने में बहुत अच्छे हैं। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, अरमान ने कहा। मुझे तुमसे निपटना बिल्कुल पसंद नहीं है। आरव हार कर आहें भरता है, क्योंकि भले ही उसका लांस्ट के कुलपति के साथ समझौता हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि अरमान के मन में कुछ और ही है और वह गॉर्डन परिवार को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके बच सकता है, जो आरव नहीं देखना चाहता था। जब भी वह अपने साथ के प्रथम श्रेणी के जादूगरों को देखता तो उसे केवल नौसिखियों का समूह ही दिखाई देता, और जब तक वे अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक वह नहीं था। वह उन्हें एक सहयोगी से उस प्रकार के गुप्त हमले का सामना करने के लिए तैयार था, और उसके गोलेम स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान थे, इसलिए उसे उन पर हर समय अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसे बस उन्हें एक आदेश देना था और वे अपनी पूरी क्षमता से उसका पालन करते थे। आरव को भी यह बात चौंकाने वाली लगी, लेकिन यह उसका रहस्य था और वह अरमान को यह नहीं बताना चाहता था कि वह अप्रत्यक्ष प्रशंसा को सहर्ष स्वीकार करेगा। तो बात बन गई। अरमान ने हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। शीला इस बात से हैरान थी कि बातचीत का क्या नतीजा निकला, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उससे लग रहा था कि आरव शायद गुस्सा हो जाएगा और अरमान के रवैये की वजह से उन्हें आगे कर देगा। लेकिन अरमान ने कुछ और ही सोचा, क्योंकि उन्होंने तो बस अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि जब चीजें उनके अनुकूल नहीं होती तो वे पीछे हटने में माहिर होते हैं। और उसे यकीन था कि आरव अंधा नहीं है और वह अपनी पूरी ताकत से काम लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने पहले भी दक्षिणी गेट पर लाशों के खिलाफ ऐसा किया था। उनकी कमांडिंग क्षमताएं भले ही परिपूर्ण न रही हो, लेकिन वे दोषरहित थीं और वही थीं जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। उस क्षण अरमान को एहसास हुआ कि वह ऐसे व्यक्ति के अधीन रहना चाहते हैं। आरव का करिश्मा जब उसने आदेश दिया तो दूसरे स्तर पर था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इसका एहसास नहीं था, इसलिए अरमान उसे इसका एहसास दिलाने में मदद करने को तैयार था। तो क्या हमारा कोई समझौता हो गया? अरमान ने आरव को उसकी स्तब्ध अभिव्यक्ति से जगाने के लिए फिर से पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ, यह एक सौदा है। मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि यह तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के साथ मेरा आखिरी सौदा हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को फिर कभी सांप के चेहरे वाला नहीं देखना चाहता। आरव ने गुस्से में कहा, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसका तनाव बढ़ रहा है। अपनी टीम में वापस जाने से पहले उन्होंने अरमान से हाथ मिलाया। ओह, मुझे पता है कि हमारे पास और भी बहुत सारे सौदे होंगे, अरमान ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी बहन ने उसे सुन लिया, क्योंकि वे भी वापस उस जगह पर पहुंच गए जहां लेंस्ट परिवार के बाकी टिया जादूगर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह अपनी स्थिति में वापस आया, तभी एक चमकदार लाल चांद आसमान में उगाया और सभी ने महसूस किया कि उनका शरीर तनावग्रस्त हो गया है, क्योंकि वे उस क्रूर और भयंकर आभा को महसूस कर सकते थे जो चांद अपने आगमन के साथ लाया था। यह इतनी तेजी से आया मानो यह उस स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया हो जहां सूर्य पहले था। आरव इस निश्चित परिवर्तन से चौंक गया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से आने वाली हर चीज के लिए तैयार था। शहर के द्वार से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा स्थानिक छिद्र बन गया था, जो थोड़ा सा खुल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्यमय प्राणी की आंख हो जो जागने वाला हो। हर कोई पहले से ही नए दुश्मनों की प्रतीक्षा में बहुत तनाव में था, जो आने वाले थे। क्या आपने सुना बॉस, ऐसा कहा गया था कि गेट की रीडिंग निम्न स्तर के प्राणियों की ऊर्जा के साथ इतनी अधिक थी कि यहां तक कि टी1 प्राणी भी 10,000 तक पहुंच सकते हैं, और शहर के रक्षक के अलावा जिन्होंने टी1 क्षेत्र में 5,000 सैनिक भेजे थे। हमने केवल 250 टी1 जादूगरों को भेजा है, साथ ही हम और लैंस्ट परिवार के 250 जादूगरों को भी भेजा है और डाकब्लिस के 1000 टी1 जादूगरों को भी जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हमारे पास कम से कम 10,000 द्वितीय आयाम के प्राणियों का सामना करने के लिए केवल 6,500 टी1 जादूगर हैं। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? आथा ने पूछा। पब फ्यूचर विज्ञापन। तुम इससे उत्तेजित मत हो जाओ, आरव मुस्कुराया, लेकिन वह आथा को नहीं बल्कि अपने सिस्टम स्क्रीन पर अधिसूचना को देख रहा था। ब्लड मून इवेंट। ब्लड मून इवेंट। सिस्टम ने पता लगाया है कि मेजबान एक मध्य स्तरीय रक्त चंद्रमा युद्ध में भाग लेने वाला है और इस रक्त चंद्रमा से प्राप्त सभी अनुभव दोगुना हो जाएगा। रक्त चंद्रमा में कई अज्ञात मिशन पूरे होने हैं। स्टो आपकी पहली ब्लड मून लड़ाई के बाद खुलेगा। रक्त चंद्रमा के अंत में दिए जाने वाले अज्ञात पुरस्कार।
आरव का हाथ कांप रहा था क्योंकि उसे यह स्पष्ट था कि दोगुने अनुभव अंक का मतलब है तेजी से स्तर ऊपर जाना और वह तेजी से सुधार करने के अवसर को अस्वीकार नहीं करने वाला था। वह अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पा रहा था। आरव बस उसे देखता रहा, हैरान था। उसे यकीन था कि आरव एक युद्ध उन्मादी था, लेकिन वह केवल तभी ऐसा व्यवहार करता है जब वह दूसरों के खिलाफ लड़ता है। वह शायद ही कभी भावनाओं को प्रकट करता है जब वह उनके साथ मुकाबला करता है। लेकिन इस समय उसकी आभा अत्यंत अस्थिर थी क्योंकि हर कोई उसकी युद्ध की प्यास को महसूस कर सकता था। एलेक, आरव ने उसे पुकारा क्योंकि उसे लग रहा था कि चीजें हाथ से निकल रही हैं और उसे जल्दी से यह एहसास दिलाना था। आरव ने अपना नाम सुनते ही जल्दी से खुद को संभाला। उसने खांसने का नाटक किया और कहा, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो और जीवन भर की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हम दूसरे आयाम के प्राणियों को दिखाने वाले हैं कि डर की असली परिभाषा क्या है। आरव ने अपना स्टेटस टैब खोलते हुए कहा। वह काफी समय से अपने अतिरिक्त अंक बचाकर रख रहा था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया है क्योंकि वह पूरी ताकत से खेलना चाहता था जब भी उसे लड़ने का मौका मिला। स्थिति टैब, गुण, शक्ति 14 जोड़, चपलता 16 जोड़, धीरज 13 जोड़, मन 500/500, आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़, अग्नि उच्च जोड़, उपलब्ध अंक 12, सिस्टम अंक 189। उन्होंने अपने स्टेटस टैब को देखा और यह पता लगाने की कोशिश की कि किस चीज में तुरंत सुधार की जरूरत है, और उन्होंने सबसे पहले अपनी ताकत के आंकड़ों से शुरुआत की क्योंकि उन्होंने इसे 20 तक पहुंचा दिया था। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपने कपड़ों के अंदर अपनी मांसपेशियों में ऐंठन महसूस की। अचानक शक्ति में वृद्धि के कारण वह दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन उसने केवल अपने होंठ काटे और एक धीमी कराह निकाली। अविनाश और आरव दोनों ने उसकी ओर देखा, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या हो रहा है। आरव हमेशा थोड़ा अजीब व्यवहार करता था, लेकिन अब उसके दर्द के प्रदर्शन ने उन्हें भ्रमित कर दिया कि वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ सेकंड के बाद आरव को दर्द की आदत हो गई और उसके सिर पर पसीने की बूंदें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी लड़ाई से गुजरा हो। पब फ्यूचर एड्स। हे भगवान, अगली बार मैं अपनी ताकत इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं बढ़ा पाऊंगा। आरव ने राहत की सांस छोड़ते हुए खुद से फुसफुसाया और वादा किया कि वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। उन्होंने शेष 6 उपलब्ध अंकों का उपयोग करके अपनी चपलता को 20 और सहनशक्ति को 15 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। और ठीक उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि वह बहुत हल्का हो गया है और वह लड़ते समय अधिक समय तक टिक सकता है, जो उसके लिए अच्छी खबर थी। लेकिन जब उसने अपने कवच सक्रिय कौशल के बारे में सोचा, उत्साह एक और स्तर गिर गया। हालांकि उसे अपनी सहनशक्ति बढ़ाने का कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार अगर उसने इसे नहीं बढ़ाया और आखिरकार उसका कवच बड़ा हो गया, तो उसकी सहनशक्ति उसके बाकी गुणों से कम पड़ सकती थी, और वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था। चूंकि वह एक ऑलराउंडर फाइटर बनना चाहता है, इसलिए उसने कुछ सुधार करने के बाद अपनी विशेषताओं की जांच करने के लिए फिर से अपना स्टेटस टैब खोला। स्थिति टैब, नाम आरव गॉर्डन्स, जाति मानव, स्तर 6, स्तर 1 मध्य स्तर, अगले स्तर तक अनुभव 335 1000, गुण शक्ति 20 जोड़, चपलता 20 जोड़, धीरज 15 जोड़, मन 500/500, आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़, अग्नि उच्च जोड़, उपलब्ध अंक 0, सिस्टम अंक 189। ये देखकर वह मुस्कुराया। आखिरकार वह दूसरे आयाम के प्राणियों की पिटाई करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसकी अधीरता महसूस की जा सकती थी। एलेक, तुम फिर से अजीब व्यवहार कर रहे हो, अवनी ने उसके चेहरे पर उत्सुकता भरे भाव देखकर कहा। ठीक है, मैं हूं। वह उन कुतिया को क्यों देरी कर रहा है? मैं उन सभी को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, आरव ने कहा। वे आरव के व्यवहार पर काफी आश्चर्यचकित थे। आखिरकार उन्होंने जो एक भयानक लड़ाई के रूप में देखा, वह एक मंच के रूप में सिर्फ फसल काटने के लिए, मुफ्त अनुभव प्राप्त करने के लिए था। आखिरकार उसे रैंक में आगे बढ़ने के लिए, मारने के लिए टीआई क्षेत्र के मुफ्त सामान कहाँ देखने चाहिए थे। स्वतंत्र रूप से लोगों के क्रोध को भड़काए बिना, निश्चित रूप से कहीं नहीं। दूसरे आयाम को मारना उसकी एकमात्र आशा थी, और इतना ही नहीं, वह अपने युद्ध योगदान के लिए भी प्रसिद्ध हो जाएगा। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम युद्ध के शौकीन हो, अवनी ने बगल से कहा। आखिरकार वह पिछले कुछ दिनों से आरव के घर प्रशिक्षण के लिए आ रही है, और उसे लगा कि वह उसे अच्छी तरह समझती है, क्योंकि वह हमेशा बेफिक्र रहता था, और अगर उससे आरव के बारे में बताने के लिए कहा जाता तो वह कभी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। वह कहती थी कि वह एक आलसी साधक है जो केवल विस्फोटित गोलेम पर प्रयोग करने में आनंद पाता है। वह समझ नहीं पाती थी कि वह और क्या चाहता है, क्योंकि वह पहले से ही लीजन और टाइटन को एक बड़े प्लस के रूप में देखती थी।
पब फ्यूचर एड्स। चूंकि वह अभी भी उसके बाकी गोलेमों के बारे में अंधेरे में थी, आरव ने उस पर बस नाक भान सिकोड़ी, क्योंकि वह जानता था कि सामान्य रूप से खेती करने से उसे अगले स्तर तक पहुंचने में महीनों लगेंगे और वह इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने आसान रास्ता चुना। गॉर्डन परिवार संरचना। लांस्ट परिवार गॉर्डन परिवार के पीछे रहें और आदेशों की प्रतीक्षा करें। आरव ने अपना पहला आदेश चिल्लाया। गॉर्डन परिवार ने जल्दी से समायोजित किया क्योंकि वह उनके साथ बुनियादी संरचनाओं से गुजर चुका था। लेकिन लैंस्ट परिवार सुस्त दिखाई दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने तेजी से आगे बढ़ना सुनिश्चित किया और गॉर्डन परिवार के टीए एक जादूगरों से पीछे चले गए। हालांकि शीला जैसे कुछ लोग इस बात से हैरान थे कि चीजें किस तरह से विकसित हुईं, क्योंकि उन्हें लगा कि आरव उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के लिए रास्ता साफ करने और आसानी से हत्या करने के लिए मोहरा के रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचा क्योंकि आरव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार वह अपने गठन को बाधित करने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसके अधीन अन्य 250 लोग थे, हालांकि वह उनका उपयोग करने की योजना बना रहा था। नया शीर्षक अर्जित करें। गुना कमांडर। युद्ध में 500 या उससे अधिक लोगों को अपने आदेश सुनाने पर आपको कमांडर का अस्थायी पद प्राप्त होता है। फायदे। अपने अधीन 500 या अधिक लोगों के साथ एक दल बनाने में सक्षम तथा किसी भी प्राणी को मारने के बाद उन्हें मिलने वाले अनुभव का 10% प्राप्त करने में सक्षम। दोगुना अनुभव बोनस अभी भी सक्रिय है। आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अधिक आसानी से निष्पादित किया जाएगा और दस्ते के मनोबल को बढ़ाने में अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपके अधीन प्रत्येक जादूगर या प्राणी युद्ध में महत्वपूर्ण रूप से सुधार करने में सक्षम होगा, जब तक कि उन्हें अनुभव अंक मिलते रहें। आरव के चेहरे का भाव अंततः फिर से बदल गया। वह अपनी सांस को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा था, क्योंकि गॉर्डन परिवार के लिए लड़ाकू विमानों की एक बेहतरीन टीम तैयार करने के लिए उसे इसी की जरूरत थी। ये बस थोड़ी सी दया की बात थी कि लैंजेट परिवार को भी इससे लाभ मिल रहा था। आरव अपने चेहरे की मुस्कुराहट को मिटा नहीं सका क्योंकि वह ब्लड मून के जीवों के बाहर आने का इंतजार नहीं कर सकता था। एलेक, आगे देखो, अंतरिक्ष द्वार पर अंततः हलचल हो रही है, आथ ने आरव से कहा क्योंकि उसे अंततः अंतरिक्ष द्वार खुलने का एहसास होने लगा था। आखिरकार आरव ने कहा कि वह लड़ाई शुरू होने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने जल्दी से अपना स्पेस पाउच खोला और लीजन, टाइटन और ओनी को बाहर निकाल दिया। जिस क्षण ये 3 गोलेम प्रकट हुए, वातावरण गंभीर हो गया। जबकि लीजन वीर दिख रहा था, टाइटन एक शुद्ध युद्ध मशीन की तरह लग रहा था। ओनी की आभा उन दोनों की आभा की तुलना में फीकी थी, लेकिन वह जो बुरी वाइब्स दे रहा था, उससे सभी डर रहे थे। इसने एक मुस्कुराते हुए राक्षस का मुखौटा पहना हुआ था। अवनी का शरीर कांप उठा जब उसने इस नए गोलेम को देखा। उसे यकीन था कि जब वह आसपास थी, तब उसने आरव को ऐसा कुछ बनाते हुए कभी नहीं देखा था। इसका मतलब ये था कि उसने इसे उनके प्रशिक्षण शुरू करने से पहले ही बना लिया था। इससे उसे एहसास हुआ कि ये आरव के बारे में ऐसी बातें थीं जिनके बारे में वह वास्तव में अनजान थी। अग्रणी बनो, आरव ने अपने 3 गोलेमों से कहा और उन्हें अग्रणी स्थान पर ले गया, जो उसे पहले स्थान पर लेना था, जबकि वह पीछे चला गया। हालांकि उसके पास अभी भी अन्य गोलेम थे, फिर भी वह उन्हें रखने की योजना बना रहा था, क्योंकि अब एक ही बार में अपनी सारी शक्तियों को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अभी भी अपनी असली शक्तियों को छिपा रहा था, और जब कुछ गलत हो जाता तो ये गोलेम सुदृढ़ीकरण के रूप में भी काम कर सकते थे। जब तक मैं आदेश न दूं, तब तक कोई भी आगे न बढ़े। अविनाश, गोलेम्स में शामिल हो जाओ। तुम एक हमले का नेतृत्व करोगे और वे तुम्हें चारों ओर से समर्थन देंगे। आरव ने ये सुनिश्चित करते हुए कहा कि हर कोई उसे सुन सके। गॉर्डन परिवार इस घटनाक्रम से हैरान था क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव के पास 3 या 1 गोलेम होंगे। और ठीक इसी तरह एक हाथ तेजी से अंतरिक्ष द्वार से होकर गुजरा, क्योंकि वह प्राणी अंततः बाहर आने लगा था। आर्घ, एक तेज और अप्रिय दहाड़ सभी ने सुनी जब पहला प्राणी द्वार से बाहर आया। प्राणियों की त्वचा हरी थी और शरीर छोटे थे, जबकि उनमें से अधिकांश ने एक मध्यम आकार की लकड़ी को हथियार के रूप में पकड़ रखा था जो बिल्कुल बेसबॉल के बल्ले जैसा दिखता था। जिस क्षण आरव ने उन प्राणियों को अंतरिक्ष द्वार से बाहर निकलते देखा, उसने अपनी आंखें साफ की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वास्तव में ठीक से देख रहा है, क्योंकि वह उस प्राणी को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन प्राणियों में से एक को भूल जाए जिन्हें वह ऑनलाइन गेम खेलना शुरू करने पर अक्सर मारता था। वह अवनी की ओर मुड़ा जो उन दोनों के बीच विशेषज्ञ थी और पूछा, कृपया मुझे माफ करें, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या वह कोई भूत नहीं है? आरव ने पूछा और अवनी ने उसके संदेह की पुष्टि करने के लिए धीरे से अपना सिर हिलाया। वे मरे हुए लोग कहाँ हैं जिनका हम इतने समय से सामना कर रहे हैं?
जब मैंने सुना कि हमें बहुत सारे निम्न श्रेणी के प्राणियों का सामना करना पड़ेगा तो मैंने सोचा कि उनका मतलब धीमी गति से चलने वाले ज़ॉम्बी से है। वे हजारों हरे प्राणी हमारी ओर क्यों दौड़ रहे हैं? प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था क्योंकि वे सभी धीमी गति से चलने वाले ज़ॉम्बी का सामना करने की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कम से कम गति का लाभ होगा। लेकिन अब उन्होंने देखा कि उनका सामना हजारों गॉब्लिन से हो रहा है। वे डर से कांपने लगे, जिससे पहाड़ी के दूसरी ओर के गॉब्लिन और अधिक उत्साहित हो गए। चूंकि गॉब्लिन अकेले में स्वाभाविक रूप से कमजोर प्राणी होते हैं, लेकिन वे हमेशा साथियों के साथ हमला करते हैं और वास्तव में क्रूर और काया होते हैं। इसलिए ये तथ्य कि वे अपने विरोधियों के डर को सूंघ सकते हैं, उनके मनोबल को और भी बढ़ा देता है। आरव ने अधिकांश गॉर्डन और लांस्ट परिवार के जादूगरों को देखा जो अभी भी शिकायत कर रहे थे और अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह वास्तव में ऐसे डरपोकों की टीम का नेतृत्व करने में शर्मिंदा महसूस कर रहा था जो लड़ाई से पहले ही डर गए थे। और जब उसने शहर के पहरेदारों की ओर देखा तो वह उनके शांत भाव देख सकता था, जैसे कि वे किसी अन्य शत्रु का सामना नहीं कर रहे थे जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वे वीर और तैयार दिख रहे थे, चाहे उनका शत्रु कोई भी हो। आखिरकार वे सभी अपने जीवन के साथ शहर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं और यह आरव के जादूगरों की एक टुकड़ी बनाने के दृढ़ संकल्प को और बढ़ाता प्रतीत होता है। और उसके अधीन गॉर्डन जादूगरों ने अपनी सारी घबराहट दूर कर दी, क्योंकि वे आरव के शब्दों पर दहाड़ रहे थे। रात के 9:10 उसने अपने भाई बहनों के समूह को देखा और पाया कि उनके चेहरों पर अभी भी वही भाव थे। वे कौतुक की सच्ची परिभाषा थे। जितना वह शहर के रक्षकों की प्रशंसा करना चाहता था, उतना ही वह ये भी जानता था कि कमांडर के रूप में यह उसका काम था कि वह अपने दस्ते को शांत करे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि जब आप ब्लड मून में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे तो आप किससे लड़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक बात तो तय है और वह ये कि हम पहले से ही यहाँ हैं और आपके घरों की रक्षा करने का साहस रखते हैं। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का डर न आने दें और लोगों की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प को नष्ट न होने दें। आप उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए ये लड़ाई जीतेंगे और सुरक्षित घर लौटेंगे। अपने पिता, माता, छोटे भाइयों, छोटी बहनों, बेटे और बेटियों के बारे में सोचें जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके शहर की रक्षा करेंगे और घर वापस लौटेंगे। पब फ्यूचर एड्स। क्या आप उन्हें निराश करना चाहते हैं? आरव ने पूछा। नहीं। जादूगर इतनी जोर से चिल्लाए कि यह शहर के गार्ड और डाकबलिस परिवार के पक्ष तक भी पहुंच गया। आरव इस बात से हैरान था कि वे कितनी आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। वह तो उन्हें रुकने और लड़ने के लिए राजी करने के लिए कुछ और बकवास भी कहने को तैयार था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे पहले से ही उत्तेजित थे। और जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कमांडर पदवी के साथ आने वाले लाभों को कम करके आंका होगा, तो तैयार हो जाओ और अपनी तलवारें तेज कर लो, क्योंकि हम अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए कुछ भूतों को मारने जा रहे हैं, आरव ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा। और उसके अधीन गॉर्डन जादूगरों ने अपनी सारी घबराहट दूर कर दी, क्योंकि वे आरव के शब्दों पर दहाड़ रहे थे। मैं चाहता हूं कि लगभग 50 जादूगर जो युद्ध में कुशल हों, अविनाश के साथ शामिल हों, और वे 3 गोलेम जो आगे हैं, क्योंकि हम गॉर्डन की संरचनाओं की शक्ति दिखाने वाले हैं, आरव ने अंत में एक और बकवास करने से पहले कहा। लड़ाकू वर्ग के शीर्ष 50 जादूगर जल्दी से अविनाश और सामने के 3 गोलेम में शामिल हो गए। उनके चेहरे पर घबराहट भरी नजर थी, लेकिन वे गर्म खून वाले थे और लड़ने के लिए उत्सुक। गॉब्लिन बड़ी संख्या में फाटकों से बाहर आते रहे। आरव पहले से ही लगभग 2000 टियर 2 गॉब्लिन और लगभग 100 टियर 3 गॉब्लिन का पता लगा सकता था, जो गॉब्लिन की भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। जो टियर 1 और उससे नीचे के 13,000 गॉब्लिन तक पहुंच गया था, अवर्गीकृत गॉब्लिन, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तब भी कोई कदम नहीं उठाया जब उनके पास संख्याबल का लाभ था। वे बस वहीं खड़े रहे और मानव जादूगरों को घृणा से देखते रहे, मानो वे पहले ही जीत चुके हों। और तभी टियर 6 आभा का एक समूह गेट से बाहर निकला और लगभग 7 टियर 6 गॉब्लिन गेट से बाहर आ गए। उनके चेहरों पर तिरस्कार दूसरे स्तर पर था। यह स्पष्ट था कि यह भूत जाति अपने आप को बहुत ऊंचा समझती थी। भले ही वे दूसरे आयाम की सबसे कमजोर जातियों में से एक थी, फिर भी उन्हें लगता था कि वे मनुष्यों से ऊपर हैं, जो कि उनकी ऊंचाई को देखते हुए काफी हास्यास्पद था। अरे अवनी, मुझे बताओ कि तुम गॉब्लिन के बारे में क्या जानती हो? आरव ने अवनी से पूछा, जब उसने 7 टियर 6 गॉब्लिन को 3 टियर 6 मानव जादूगरों की ओर उड़ते देखा, जिनमें ड्रेको भी शामिल था। शुरुआत के लिए गोब्लिन दूसरे आयाम में सबसे कमजोर जातियों में से एक है और उन्हें अक्सर धमकाया जाता था, और हमारे विश्व पर आक्रमण करने के लिए उनके पास अंतरिक्ष द्वार पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी नहीं थी।
इसलिए उन्होंने रक्तचंद्र युद्धों में अन्य जातियों के अधीनस्थों के रूप में काम करना शुरू कर दिया, और भले ही उन्हें रक्तचंद्र युद्धों से प्राप्त लाभों में से बहुत कम दिया गया था, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि उन्होंने संसाधनों का उपयोग विकास के लिए किया क्योंकि उनकी जन्म दर उच्च थी। और जो लोग अधीनस्थ के रूप में लड़ने गए थे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई और वे अधिक संसाधन लेकर आए, जिससे उनकी जन्म दर में एक और स्तर की वृद्धि हुई, जब तक कि उन्होंने निम्न स्तर के द्वारों के लिए व्यापार करने का निर्णय नहीं लिया। जब उनकी संख्या वास्तव में बहुत अधिक हो गई और उन्होंने उन सभी योद्धाओं को जो युद्ध में गए थे तथा उन शिशुओं को भी जो 5 सप्ताह से अधिक उम्र के थे भेज दिया। यह उनके बारे में एक भयावह बात थी कि जब तक उनमें थोड़ी ऊर्जा थी वे तेजी से बढ़ते थे। ऐसा नहीं था कि उनकी शक्ति टियर 1 रेंज से आगे निकल गई थी, लेकिन हजारों टियर 1 गॉब्लिन के इशारे पर नए गॉब्लिन जो कई अधीनस्थ मिशनों के बाद टियर 3 और टियर 2 क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, वे कई छोटे शहरों को कुचलने में सक्षम थे जिस पर उन्होंने निम्न स्तरीय अंतरिक्ष द्वार के लिए व्यापार करने के बाद हमला किया। वे इस तरह अजेय हो गए। निम्न स्तरीय द्वार ने उनकी जाति को गुना करने के लिए अधिक संसाधन वापस ला दिए और इससे पहले कि कोई जानता कि उनके पास मध्य स्तरीय गॉब्लिन होने लगे हैं। ये गॉब्लिन की कहानी है। फिलहाल वहां सबसे शक्तिशाली योद्धा टियर 9 गॉब्लिन राजा माना जाता है, जो सम्राट क्षेत्र को भेदने और गॉब्लिन जाति का सम्राट बनने की आशा रखता है, क्योंकि तभी दूसरे आयाम की अन्य जातियां उन्हें एक सच्चे महाशक्ति के रूप में पहचानेंगी। लेकिन उनकी बड़ी संख्या उन्हें मनुष्यों के सबसे खूंखार शत्रुओं में से एक बनाती है, क्योंकि अब वे कई द्वारों पर नियंत्रण रखते हैं और अभी भी हर ब्लड मून पर विभिन्न स्थानों पर आक्रमण करने के लिए सेनाएं भेजने में सक्षम है। इससे पता चलता है कि उनके पास कितने योद्धा हैं। अवनी बताती हैं, आरव ने जब ये सब सुना तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि गॉब्लिन जाति इतनी तेजी से कैसे विकसित हो गई। ऐसा लगता है कि मनुष्यों को मारना उनके लिए तेजी से आगे बढ़ने का एक तेज तरीका था, जिससे उसे लगा कि दूसरे आयाम के ये प्राणी धोखा देने वाले सिस्टम का उपयोग कर रहे थे और ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं था। गॉब्लिन जाति के टियर 6 का रंग अन्य से अलग था। वे हल्के हरे रंग के निम्न स्तरीय गॉब्लिन के विपरीत गहरे हरे रंग के थे। जो आगे था उसका रंग भी गहरा नीला था। आरव दबाव महसूस कर सकता था, भले ही वह बहुत दूर था। अवनी ने उसे गॉब्लिन को घूरते हुए देखा। अवनी ने कहा, यह एक हॉबगोब्लिन है। ये गॉब्लिन जाति का एक विकसित संस्करण है। ओह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत लंबा था, लेकिन वह अभी भी एक किशोर की तरह दिखता है, हालांकि वह छोटा है। आरव ने अपनी ऊंचाई के बारे में मजाक किया। ठीक है, आपको इस बात से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वह निश्चित रूप से एक बुरा भूत है, क्योंकि कोई भी भूत 100 साल या उससे अधिक उम्र का हुए बिना इतनी तेजी से हॉब भूत बनने में सक्षम नहीं हुआ है। अवनी ने उसे सही किया। वाह, ये तो बहुत डरावना है। एक बूढ़ा भूत एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, आरव ने उत्तर दिया। आप क्या जानते हैं, क्योंकि उनकी जाति अकेले विकसित होने में सक्षम है, इसलिए वह सबसे विशेष जातियों में से एक है, जिसका अर्थ है कि अगर हमें उसे वर्गीकृत करना चाहिए तो वह गॉब्लिन जाति के प्रतिभाशाली लोगों में से एक है, अवनी ने कहा, क्योंकि वह इस आदमी के ज्ञान की कमी पर अपना सिर हिलाती है। वह युद्ध के लिए दस्तों का नेतृत्व कर रहा था और उसे दूसरे आयाम में रहने वाली जातियों के बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं थी, जो कि काफी बुरा था। उसे उम्मीद थी कि जिस ताकत पर उसे गर्व है वह उसे उस समय मदद कर सकती है जब ये वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती है। तारांकन 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 तारांकन, तुम क्या चाहते हो? शहर के पहरेदारों में से टियर 6 के जादूगर ने उस हॉब गॉब्लिन से पूछा जो गॉब्लिनों का नेतृत्व कर रहा था, जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा। ओह, ये वास्तव में एक बहुत ही सरल मामला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास आपसे अधिक संख्या है और यदि लड़ाई होती है तो ये हम दोनों को प्रभावित करेगी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक मध्य स्तरीय युद्ध बल को खोए बिना आप सभी की देखभाल कर सकता हूं, जिसे मैं वास्तव में वहन नहीं कर सकता हूं। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसा सोचा है जो शायद आपको रुचिकर लगे। होप गॉब्लिन, जो गॉब्लिन का नेतृत्व कर रहा था, ने कहा। उसकी भाषा और उच्चारण वास्तव में अजीब और अनुपयुक्त लग रहे थे, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उसने इसे अभी अभी सीखा है। ये शहर के गार्ड के लिए भी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हॉब गॉब्लिन कितना बुद्धिमान था और अगर उसे मौका मिलता तो वह ऐसे दुश्मन से दूर रहना चाहता, क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में क्रूर लोगों से लड़ना अधिक पसंद करता है, जो हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और अहंकारी व्यवहार नहीं करता। हाँ, कोई कमजोर हॉब गोब्लिन नहीं था। उन्हें एक कारण से गोब्लिन जाति का सबसे प्रतिभाशाली कहा जाता था, इसलिए इतने चालाक के खिलाफ लड़ना वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा। तो तुम्हारे मन में क्या है? ड्रेको ने पूछा, क्योंकि वह पहले से ही हॉब गोब्लिन रवैये से परेशान था।
ओह, धैर्य रखें, हम सभी खून की कसम खाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये केवल निम्न स्तर टियर 1 टियर 3 के बीच की लड़ाई होगी, क्योंकि हम अभी भी ज़ोंबी जाति के खिलाफ युद्ध में हैं, जिनके पास एक बार आपके शहर के पास यह अंतरिक्ष द्वार था। हॉबगॉब्लिन ने अंततः मध्य स्तर के गॉब्लिन के साथ लड़ने की इच्छा न होने का कारण कबूल किया। आखिरकार वे प्रत्येक जाति की मुख्य युद्ध शक्ति थे। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हो, ड्रेको ने तिरस्कार से कहा। पब फ्यूचर एड्स, हम अपने किसी भी शीर्ष लड़ाके को हारते नहीं देखना चाहते, हम हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवा गोबलिनों को मजबूत बनने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, हॉबगॉब्लिन ने कहा। रुको, मुझे एक बात ठीक से समझने दो, तुम हमारी जाति को अपनी जाति के नुकीले दांतों को तेज करने के लिए एक पहिए के पत्थर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तुम हमें क्या समझते हो, क्या हम तुम्हें कमजोर लगते हैं? ड्रेको बिना रुके लगभग गुस्से से फटते हुए चिल्लाया। वह वास्तव में उसके पास जाकर उसे धूल चटाना चाहता था, लेकिन जब भी उसे याद आता कि उनकी संख्या 2 से 1 है, तो वह तुरंत अपने अंदर बचा हुआ गुस्सा बाहर निकाल लेता और खुद को शांत करने की कोशिश करता, भले ही वह जानता हो कि वह 2 को संभाल सकता है। यही बात बाकी बचे टियर 6 जादूगरों के लिए नहीं कही जा सकती थी, और अगर वे किसी एक को भी खो देते तो उसे सार्वजनिक दुश्मन के रूप में देखा जाता, जो कई मौतों का मामला था। वह पहले से ही गॉर्डन परिवार पर बहुत दबाव डाल रहा था और वह इसे अपने अपराध की सूची में जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, टियर 6 गॉब्लिन्स ने अपने कंधे उचका दिए। ड्रेको ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि दूसरे आयाम में भी जातियां आपस में ही लड़ती हैं। खैर, मुझे लगता है कि यह हमारा सौभाग्य है कि आप अभी भी युद्ध में बंधे हुए हैं, इसलिए आप अपनी पूरी ताकत नहीं भेज सके। क्योंकि मैंने जो सुना है उसके अनुसार मैंने हमेशा सुना है कि आप लोग हमेशा अपने विरोधियों को कई संख्याओं से मात देने की कोशिश करते हैं, और यही आप निम्न स्तरीय लड़ाई में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, हम स्वीकार करते हैं। टियर 6 शहर के गार्ड ने हॉबगॉब्लिन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूं कि तुमने सही चुनाव किया है, हॉबगॉब्लिन ने आत्मसंतुष्ट होकर हंसते हुए कहा। क्यों? अगर हम ये शपथ ले लेंगे तो हम अपनी युवा पीढ़ी को नहीं बचा पाएंगे। यह मौत की लड़ाई है, मैंने इसके लिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लांट पेट्रियार्क ने उस समय शिकायत करना शुरू कर दिया जब उसने सुना कि वे रक्त शपथ स्वीकार करने वाले थे। जिस क्षण वे इस प्रकार की शपथ स्वीकार करते हैं, इसका अर्थ है कि मध्य स्तर के जादूगरों और मध्य स्तर के भूतों को लड़ने की अनुमति नहीं है, और युद्ध का परिणाम निम्न स्तर के जादूगरों और प्राणियों के कंधों पर होगा। निश्चित रूप से गॉब्लिन को अपनी संख्या के साथ मनुष्यों पर विजय पाने में बहुत विश्वास है, लेकिन लांस्ड कुलपति को यह नहीं पता कि शहर के संरक्षक इतने आत्मविश्वास के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन उनका परिवार छोटा था। और जो लोग वह यहाँ लाया था वे उसके कबीले का भविष्य थे, और यदि वह हार जाता या उसके कबीले के प्रतिभाशाली लोग इस तरह के मूर्खतापूर्ण युद्ध में मारे जाते तो वह सचमुच खुद को मौत के घाट उतार देता। आखिरकार उसने उन्हें आने की अनुमति केवल इसलिए दी क्योंकि वह चाहता था कि वे गॉर्डन परिवार के साथ चलें, जो उसके अनुसार बहुत अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए वे तब तक बच जाएंगे जब तक वे खतरे में होने पर तेजी से पीछे हट जाएं या गॉर्डन परिवार के साथ रहें। उन्होंने यह विचार अपने कबीले के लोगों के दिमाग में बिठाना सुनिश्चित किया। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि वे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि शहर के रक्षकों के पास टियर 2 और 3 दोनों क्षेत्रों में प्रतिभा है। हमें उनकी संख्या के कारण लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे पास आज मिट्टी जादूगर का खून बर्बाद किए बिना जीतने का मौका है। लेंट पेट्रियार्क ने अपने सिर में एक आवाज सुनी और महसूस किया कि यह शहर के संरक्षक थे जिन्होंने उन्हें एक टेलीपैथी संदेश भेजा था। उसने अंततः राहत की सांस ली। उसे अन्य युद्ध क्षेत्रों की परवाह नहीं थी क्योंकि वह टियर 1 युद्ध क्षेत्र के बारे में अधिक चिंतित था, लेकिन अब उसने सुना कि शहर के गार्ड के पास प्रत्येक युद्ध क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जिससे वह खुश हो गया। चूंकि आरव को भी एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में देखा जा सकता था, इसलिए उसने महसूस किया कि आरव और सेना के लड़के के साथ उन्हें टियर 1 क्षेत्र जीतने में सक्षम होना चाहिए। उसे परवाह नहीं थी कि बाकी लोग हार गए, जब तक कि उसके परिवार का सदस्य कम हताहतों के साथ बाहर निकल गया। ये वे विचार थे जो उसके दिमाग में तब तक चलते रहे जब तक कि हॉबगॉब्लिन ने युद्ध शुरू करने के लिए चिल्लाया। और उसका चेहरा बदल गया जब उसने देखा कि कितने सारे गॉब्लिन टियर 1 युद्ध क्षेत्र में आ रहे हैं। वह अपने सिर में झुनझुनी महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि उसके सिर पर यह होने के बावजूद भी वह डर की भावनाओं को रोक नहीं सका। ये वास्तव में पागलपन है कि उनके पास लगभग 15,000 टियर 1 और उससे नीचे के प्राणी हैं, लेंस्ट पेट्रियार्क ने आश्चर्य से अपनी आंखें बाहर निकालते हुए कहा।
लेकिन जैसे ही उसने टियर 6 शहर के संरक्षक को देखा, उसने पाया कि वह पहले से ही भाग न लेने की खूनी शपथ ले रहा था और ठंड की अनुभूति उसके शरीर पर पूरी ताकत से हावी हो गई। जब उन्होंने खून से लड़ाई में हस्तक्षेप न करने की शपथ दिलाई तो हॉब-गोब्लिन ने अंततः हमला करने का संकेत दिया। और गोबलिन मानव जादूगरों की रक्षा पंक्ति की ओर भागने लगे, क्योंकि वे 3 समूहों में विभाजित हो गए थे, जिनमें टिया 1 गोबलिन सबसे अधिक संख्या में थे। यहाँ तक कि अवर्गीकृत स्तर 0 गोबलिन भी उनके पीछे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हरे रंग की एक लहर उनकी ओर बढ़ रही थी ताकि रक्षा कर रहे मनुष्यों की छोटी सेनाओं को कुचल सके। लेकिन यह उनके दिमाग में आखिरी बात थी, क्योंकि शहर के पहरेदारों ने जल्दी से उस पहाड़ी को छोड़ दिया जिस पर वे खड़े थे, और वे अपने भाले और ढाल के साथ घोड़े पर सवार होकर बीच रास्ते में गोबलिन्स को रोकने के लिए एक संरचना बना रहे थे। यहाँ तक कि स्टीवन भी गठन के बीच में रहा, क्योंकि वह पहले से ही एक धनुष चला रहा था और आदेश दे रहा था। जब आरव ने यह देखा तो उसे लगा कि यह काफी हास्यास्पद है, क्योंकि वह ये नहीं देख पा रहा था कि वह सिर्फ एक धनुष के साथ इतने सारे लोगों को कैसे मार पाएगा। धनुष और बाण लेकर गॉब्लिन आगे बढ़ते रहे और उन्होंने शहर के रक्षकों को अपना प्राथमिक लक्ष्य बना लिया। वे आगे बढ़ते रहे और उनका जल्द ही रुकने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने संरचनाओं या अपनी ऊर्जा को बचाने की भी परवाह नहीं की, क्योंकि वे काफी आश्वस्त थे। वे अपनी बड़ी संख्या के साथ किसी भी संरचना को तोड़ने में सक्षम होंगे। शहर के गार्ड भी बाहर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वे और अधिक तेजी से आगे बढ़े और अंततः मध्य मार्ग में अपने दुश्मनों से मिलने के लिए तैयार थे। धातुओं के आपस में टकराने और मांस के छिदने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि शहर के रक्षक अंततः गोबलिनों को रोकने में सक्षम थे, क्योंकि वे हमलों की पहली लहर का सामना कांपते हुए कर रहे थे, लेकिन फिर भी पकड़ बनाए रखने में सक्षम थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे गोबलिनों को सामने की रेखा से आगे न जाने दें, क्योंकि उन्होंने स्वयं को बड़ी ढालों से ढक लिया था और भालों के लिए छोटे छोटे स्थान छोड़ दिए थे, ताकि जो भी गोबलिन ये सोचता था कि उनके पास महाशक्तियां हैं, उन्हें घातक चोटें लग सकती थीं, क्योंकि वे ढालों पर बने छोटे छोटे छेदों में भाले मारते रहते थे। गोबलिन्स ने उस संरचना को तोड़ने की कोशिश की, जो एक आयत की तरह दिख रही थी, जिसमें स्टीवन और कुछ कार्यकारी गार्ड बीच में थे और किनारे पर मौजूद गार्ड अपनी बड़ी ढालों का उपयोग करके एक छोटा किला बना रहे थे। और यदि कोई कमजोर होता तो वे गोबलिन को अंदर आने देते, जबकि दूसरा नगर रक्षक तुरंत उसकी जगह ले लेता और बीच में बैठा अधिकारी यह सुनिश्चित करता कि जो भी गोबलिन अंदर आता है उसे सबसे क्रूर तरीके से मार दिया जाए, क्योंकि वे नगर रक्षकों में टिया एक समूह के सबसे मजबूत और कुलीन थे। स्टीवन ने अपने सदस्यों की सहायता के लिए कुछ तीर चलाना सुनिश्चित किया, जो अपने अंतिम चरण में थे, और उन्हें सहायता प्रदान की, क्योंकि उन्होंने दूसरे सैनिक के साथ स्थान बदल लिया था। आरव ने जब देखा कि स्टीवन को तीर चलाने का तरीका कैसा था, तो वह अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे बता सको जिससे मैं यह मान लूं कि यह एक तीर है, दोस्तों, आरव ने आश्चर्य से कहा जब उसने देखा कि इतनी शक्ति से चलाया गया एक तीर लगभग 5 भूतों के सिर को भेदता है, फिर गति खो देता है और किसी और दुश्मन को भेदने के लिए नीचे गिरता है। आरव के जबड़े टूट गए होते यदि स्टीवन अपनी छवि बनाए रखने के लिए तैयार न होता। हर बार तीर चलाने पर कम से कम 3 जानें लेना सुनिश्चित करता था, और इसका मतलब था कि कम से कम हर 5 तीर पर 15 जानें जाती थीं। राक्षस अवनी ने बहुत उत्साहित होकर कहा कि किस तरह शहर के गार्ड आसानी से गॉब्लिनों की देखभाल करने में सक्षम थे। लेक, हम उनके साथ कब जुड़ेंगे? मैं पहले से ही लड़ाई के लिए उत्सुक हूं, और जिस तरह से मैं इसे देख रहा हूं, अगर हम जल्द ही उनकी मदद नहीं करते हैं तो वे जल्द ही हार सकते हैं, अविनाश ने कहा। थोड़ी बातचीत के लिए धैर्य रखें, क्योंकि आपका महान भाई मेरे एक महान जाल में गोबलिन को फंसा रहा है, आरव ने कहा। अविनाश, मुझे मत बताना कि इस बार शहर के गार्ड तुम्हारे लिए चारा हैं, अविनाश ने अविश्वास से पूछा। तुम इतने होशियार कब हो गए? अविनाश, आथा, अवनी, सामंत, क्या आप हैरान हैं? आरव ने चेहरे पर बेपरवाह भाव के साथ पूछा। क्या ये पहले से ही स्पष्ट नहीं है? लेकिन आपने कहा था कि आप शहर के गार्डों का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप उन लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जो लोगों की रक्षा करते हैं, तो फिर आप उन्हें चारे के रूप में क्यों इस्तेमाल करेंगे? अविनाश ने मासूमियत से पूछा। अगर आप मुझसे पूछे तो आरव फिर से क्रूर हो रहा है, नाइट ने कहा। पब फ्यूचर एड्स, आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, आथा ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछा। मुझे माफ करें, मैं अभी भी यहाँ कमांडर हूँ और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन मैं इस दस्ते का नेतृत्व करता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं आपके जीवन के लिए भी जिम्मेदार हूँ।
और मैं आप सभी को एक बेवकूफ मौत मरने के लिए शापित हो जाऊंगा, इसलिए मेरे आदेश के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें, आरव ने कहा। जैसे ही वह अपने घोड़े पर आराम कर रहा था, उसके चेहरे पर एक ऊब का भाव था। लेकिन अवनी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकती थी जो उसके उबे हुए भाव से छिपी हुई थी, और इससे पता चलता था कि वह पहले से कितना अधिक खुश था। वह गॉब्लिन्स द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह अराजकता का फायदा उठाकर और अधिक मौतें कर सकता था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि शहर के रक्षक उसके अधीन नहीं थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अब तक की गई सभी हत्याओं के लिए कुछ अनुभव एकत्र कर रहा होता। हम काय, क्लेरिसा ने कहा, क्योंकि वह अंततः आरव के व्यवहार को सहन नहीं कर सकी। उसने और उसकी बहन ने डाकबलिस परिवार का नेतृत्व किया और शहर के गार्डों को मजबूत करने के लिए वहां जाने का रास्ता बनाया, इससे पहले कि वे थक कर मर जाएं। आरव ने अपना मुंह फुला लिया जब उसने उसे फिर से वैसा व्यवहार करते देखा। वह अभी भी नहीं जानता था कि उसने उसके प्रति इतनी जहरीली क्या कर दी थी, लेकिन उसने बस कंधे उचका दिए। हो सकता है कि वह हमारी योजना को थोड़ा देर से बनाए, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, आरव ने फिर कहा। और यहाँ तक कि उसके बाद आने वाली पुरानी पीढ़ी भी यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि वह पूरी तरह से कायर था। लेकिन उनमें बोलने का साहस नहीं था, क्योंकि वह अभी भी युवा स्वामी थे, भले ही उन्हें ये पसंद न आया हो। डाकबलिस अंततः लड़ाई में शामिल हो गए। वे ज्यादातर खंजर की एक जोड़ी का उपयोग करते थे, क्योंकि वे बहुत ही अनोखे तरीके से आगे बढ़ते थे और उनके पास से गुजरने वाले प्रत्येक गॉब्लिन की गर्दन पर हमला करते थे। उनका कौशल इतना अच्छा था कि उन्हें खंजर से दोबारा वार करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। उनकी मारक गति अब शहर के रक्षकों से भी आगे निकल गई है, जो कि गोबलिनों की नजरों में आ गई है, क्योंकि वे अंततः छाया वाले स्थानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लेकिन वे अभी भी गोबलिन्स की छाया से बाहर आने और हमला करने में सक्षम थे, जो कि पागलपन की बात थी। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उनका मैना कम हो गया। आखिरकार वे सिर्फ टिया एक जूनियर थे और इस तरह अधिकांश प्रथम श्रेणी के गॉब्लिन विभाजित हो गए और डाकबलिस परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया और उनके पास हताहत होने लगे, क्योंकि उनके पास मजबूत शरीर नहीं था। लेकिन उनका बचना दोषरहित था, क्योंकि उन्होंने पकड़े जाने से पहले हमेशा छाया में वापस डूबने का ध्यान रखा। तुमने तो मेरा दिन बना दिया, आरव मुस्कुराया जब उसने देखा कि डाकबलिस परिवार कुछ गॉब्लिनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि वे डाकबलिस से छुटकारा पाना चाहते थे, जिनके पास वह परेशान करने वाली तत्व क्षमताएं थीं। क्लेरिसा के खंजर कौशल के साथ वह अभी भी उन सभी गोबलिनों के साथ जवाबी हमला करने में सक्षम थी, जो कि हजारों गोबलिनों तक उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन वह और उसकी बहन वहां जमीन पर टिके रहने में सक्षम थी, क्योंकि वे वहां से भाग रहे थे जहां शहर के गार्ड उन पर से कुछ दबाव हटा रहे थे। जो जादूगर पृथ्वी भाला मंत्र का प्रयोग धारा प्रवाह कर सकते हैं, वे सीधे सामने आ जाएं, और मुझे आप में से लगभग 70 की आवश्यकता है, आरव ने आदेश दिया। और लगभग 100 जादूगर सामने आ गए और आरव ने उन पर अपने निरीक्षण कौशल का प्रयोग करने के बाद लगभग 70 को चुन लिया। अब फैल जाओ और एक पृथ्वी भाला जादू शुरू करो, आरव ने कहा, क्योंकि वह चुपके से उनके कौशल स्तर की जांच कर रहा था। और उन्होंने देखा कि उनमें से अधिकतर लोग सिर्फ स्तर 1 पर थे, केवल कुछ ही स्तर 2 पर थे, और एक व्यक्ति अपने पृथ्वी भाले को स्तर 3 तक बढ़ाने में सक्षम था। उन सभी ने 3 सेकंड के बाद वहां पृथ्वी भाला बनाया। डाकबलिस जादूगरों के पीछे भाग रहे उन गोलेमों के पीछे निशाना लगाओ, अब गोली चलाओ। आरव ने तब तक इंतजार किया जब तक डाकबलिस जादू के हमले की सीमा से बाहर नहीं हो गया। उसके बाद उसने गोली चलाने का आदेश दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने पृथ्वी के भाले को उन भूतों पर छोड़ दिया जो अभी भी अपने बड़े काले चमगादड़ और कुल्हाड़ियों को उठाए हुए थे। गोबलिन रुक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी पीठ में ठंडक है। वे भ्रमित थे, क्योंकि उनका अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं होता था और उनका अंतर्ज्ञान उन्हें बता रहा था कि खतरा आ रहा है। लेकिन वे चारों ओर उलझन में देखते हैं और समझ नहीं पाते कि वे उस पर हाथ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वे तो बस कुछ कमजोर जादूगरों का पीछा कर रहे थे, जिन्होंने शहर के रक्षकों का सामना कर रहे उनके साथी पर छिपकर हमला करने का साहस किया था। कुछ सेकंड के बाद उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें और पीछे से किसी के चुभने की आवाजें सुनाई देने लगी, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें पता चला कि उनके लगभग 50 साथी मर गए और लगभग 10 घायल हो गए, क्योंकि उन्हें पृथ्वी के भाले से छेदा गया था। वे गुस्से में चिल्लाते हैं, क्योंकि जिस मानव दस्ते को उन्होंने अनदेखा किया था, उनमें से एक ने उन पर खून गिरा दिया था, जबकि वे अनजान थे। जब वे अपने मृत साथी के लिए दर्द महसूस कर रहे थे, आरव को ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया का मुख्य पात्र है, क्योंकि उसके सिस्टम के नोटिफिकेशन कभी बंद नहीं होते थे, क्योंकि वह ढेर सारे संदेशों से भरा हुआ था। पब फ्यूचर एड्स। टियर 1 गॉब्लिन सैनिक को मारने पर 10 अनुभव प्राप्त करें।
टियर 1 गॉब्लिन सैनिक को मारने पर 10 अनुभव प्राप्त करें। टियर 1 गॉब्लिन एक्समैन को मारने पर 10 अनुभव प्राप्त करें। अवर्गीकृत गोबलिन को मारने पर 0.4 अनुभव प्राप्त करें। 10 सिस्टम पॉइंट प्राप्त करें। 10 सिस्टम पॉइंट प्राप्त करें। 2 सिस्टम पॉइंट हासिल करें। इस प्रकार की सूचनाएं लगातार आती रहीं और आरव अपने घोड़े के ऊपर बैठकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे बिना हिले डुले बहुत कुछ हासिल करने का एहसास अच्छा लग रहा था। उसने देखा कि गोबलिनों ने दिशा बदल ली है और अब वे डाकबलिस परिवार का पीछा करने में भी रुचि नहीं रखते, बल्कि उन्होंने अपना सारा ध्यान गॉर्डन परिवार पर केंद्रित कर लिया है, जो अभी भी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। वाह, ये दिलचस्प लग रहा है। अब आप बदला लेने आ रहे हैं। मैं आप सभी के खून से बदला लेने के लिए आने का इंतजार नहीं कर सकता, आरव ने कहा, और उसने 70 गॉर्डन जादूगरों की ओर देखा जो वहां खड़े थे और उनके हाथों के काम को देखकर हैरान थे। आरव इस बेवकूफ़ी पर हैरान था कि उन्होंने 1000 में से केवल 50 गॉब्लिन को ही मारा और वे पहले से ही गर्व महसूस कर रहे थे। उसने महसूस किया कि उन्हें वापस आकार में लाना होगा ताकि वे घमंडी न हो जाएं। अरे तुम क्या कर रहे हो? सो रहे हो? अपना अगला पृथ्वी भाला बनाओ और उन कुतिया पर गोली चलाओ जो हम पर आ रही हैं। मुझे मत बताओ कि तुम डरपोक उनकी संख्या से डरते हो, आरव ने चिल्लाया। उसका कमांडर प्रभाव तुरंत हुआ, भले ही वह बहुत सारी गंदी भाषा बोल रहा था। उनके आधे अधूरे भाषण ने उन 70 जादूगरों को उनकी स्तब्ध अवस्था से जगा दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि हरे राक्षस की बाढ़ अभी भी उनके लिए आ रही थी। उनके शरीर कांप रहे थे, जैसे कि वे उस अवस्था में थोड़ी देर और रहे तो वे जल्द ही अपनी जान गंवा सकते थे, लेकिन वे अभी भी पृथ्वी भाले का दूसरा दौर बनाने में सक्षम थे। भले ही वे घबराए हुए थे, जिससे पता चला कि कमांडर की उपाधि ने उनकी घबराहट को कितना शांत किया, क्योंकि दबाव में कोई भी अपना जादू चलाने में विफल नहीं हुआ। आग, आरव ने उस समय आदेश दिया जब वे पृथ्वी भाला बनाने का काम पूरा कर रहे थे, और इस तरह भालों की एक और बौछार हवा में तीर की तरह उड़ गई। गोबलिनों को ठंड लग रही थी क्योंकि वे बहुत अधिक थे और भालों का निशाना भी अलग अलग जगहों पर था, क्योंकि भाला चलाने वालों के पास पर्याप्त कौशल नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे किसी को मारने या घायल करने वाले थे। जब वे बड़ी संख्या में गोबलिनों के कारण नीचे आए और बस ऐसे ही बैंग 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 विभिन्न गोबलिनों के सिर छेद दिए गए और उन्हें मार दिया गया, साथ ही लगभग 60 अन्य गोबलिनों को भी मार दिया गया। आरव ने फिर से उनके स्तरों की जांच की और मुस्कुराया। पृथ्वी भाला कौशल का उपयोग बेहतर हो रहा था और यदि वे पर्याप्त संख्या में मारते हैं तो उन्हें अपने कौशल का स्तर बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, जिससे आरव के लिए अधिक गोबलिन को मारना आसान हो जाएगा, जिसे उन्होंने अधिक अनुभव बिंदुओं के रूप में देखा। टियर 1 गॉब्लिन सैनिक को मारने पर 5 अनुभव प्राप्त करें। टियर 1 गॉब्लिन एक्स-मैन को मारने पर 5 अनुभव प्राप्त करें। टियर 1 गॉब्लिन एक्स-मैन को मारने पर 5 अनुभव प्राप्त करें। टियर 1 गॉब्लिन सैनिक को मारने पर 5 अनुभव प्राप्त करें। 10 सिस्टम पॉइंट 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 प्राप्त करें। आरव ने अधिसूचना पर मुस्कुराया। उसने पहले अधिसूचना को चुप कर दिया क्योंकि उसके पास अभी भी कमान के लिए एक लड़ाई थी और अब उसने इसके बारे में सोचा। वह वास्तव में इस नौकरी से नफरत नहीं करता था, वह इसे प्यार करता था। बिना कुछ किए इतना अनुभव प्राप्त करने में सक्षम था और वह 100 से अधिक मौतों का कारण बन गया था। जो लोग लड़ाई में शामिल नहीं थे वे आरव को नई रोशनी से देख रहे थे और लांस ने इस आदमी के लिए और भी अधिक सम्मान महसूस किया जिसका वे अनुसरण कर रहे थे, और हर कोई बस कूदने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। और लड़ो। आखिरकार वे सभी गर्म खून वाले युवा थे। फिर से आरव ने आदेश दिया, जिससे जो भूत अभी तक लंबाई में आगे नहीं बढ़े थे वे भय से कांप उठे, क्योंकि उन्होंने भाले की नई बौछार देखी थी। वे अब इन कठोर हड्डियों के खिलाफ जाने के लिए खुद को कोस रहे थे, लेकिन हत्या में शामिल 70 जादूगरों को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वे आरव और कमांडर शीर्षक प्रभावों के कारण खुद पर अधिक आश्वस्त हो रहे थे। आत्मविश्वास और कौशल में वृद्धि के साथ आरव को यकीन था कि वह एक हत्या समूह बनाने वाला था। आरव ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, लेकिन सबने उसे सुन लिया क्योंकि वे सभी जादूगर थे और उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी। आरव वास्तव में उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बिना समय गंवाए जोश में भालों की नई बौछारें छोड़ दी, क्योंकि वे सोच रहे थे कि भूतों के करीब आने से पहले वे कितनों को मार गिराएंगे। अविनाश, नाइट और अवनी को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आरव गोबलिन्स का आत्मविश्वास तोड़ देगा, इससे पहले कि वे उन तक पहुंचे। पृथ्वी के भाले उन गोबलिनों के झुंड पर गिरे जो अभी भी भाग रहे थे, और उन्होंने कई अन्य जानें ले ली। लगभग 60 से अधिक गोबलिन मारे गए।
जबकि बाकी सभी लोग इस बात पर खुश थे कि गोबलिन्स को मारना कितना आसान था, आरव धीमी गति से विकास पर नाराज था। वह चाहता था कि वे अपने कौशल को तेजी से उन्नत करें जैसे कि उसके गोलेम करते हैं। लेकिन उसे एहसास हुआ कि भले ही सिस्टम मदद कर रहा हो, उसे मनुष्यों पर इतना अधिक प्रभाव नहीं डालना चाहिए या उनकी तुलना अपने गोलेम से नहीं करनी चाहिए जो सीधे उससे जुड़े थे। कम से कम वे पृथ्वी भाला मंत्र का लगातार उपयोग करके अभी भी सुधार कर रहे थे, भले ही वे छोटे बदलावों का पता न लगा सकें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पर अभी भी भारी संख्या में गोबलिन पैदल सैनिक हमला करेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आरव ने खुद से कहा। उसने अपने कुलों में से शेष बचे 130 जादूगरों को देखा जो अभी भी बचे हुए थे। उसने अपने निरीक्षण कौशल का उपयोग करके उनमें से 20 को चुन लिया। मैं चाहता हूं कि आप में से 20 लोग अपना मन जमीन पर गिराएं और धरती हिला देने वाला मंत्र इस्तेमाल करें। आरव ने आते हुए गोबलिन्स की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यही चाहता हूं कि आप अपनी मन शक्ति का इस्तेमाल जमीन को विकृत करने में करते रहें, जिससे उनकी यात्रा बहुत तनावपूर्ण हो जाएगी और बहुत देर हो जाएगी, आरव ने समझाया। जादूगरों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, जबकि पुरानी पीढ़ी के अधिकांश लोग जो अभी भी टी1 में थे, उन्हें लगा कि यह आवश्यक नहीं था क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि पृथ्वी को हिला देने वाला मंत्र मैदान को इतना प्रभावित कर पाएगा। यह एक साधारण जादू कौशल के अलावा कुछ नहीं था, जिसका उपयोग उनमें से अधिकांश लोग भी नहीं करते हैं। केवल उच्च स्तर के जादूगर ही कौशल के प्रवाह में हेरफेर करने में सक्षम होते हैं, जिससे वे भागते समय अपनी गति बेहतर बना सकते हैं, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास पृथ्वी के तत्वों पर बेहतर नियंत्रण था। लेकिन यहाँ आरव स्पष्ट रूप से हमले और देरी के साधन के रूप में मंत्र का उपयोग कर रहा था, जो उन्हें लगा कि व्यर्थ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उनके जबड़े लटका दिए, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनकी आंखें इस समय उनके सामने क्या देख रही थी। पृथ्वी को हिला देने वाले मंत्र का उपयोग सही प्रभावों से अधिक प्रभाव पैदा कर रहा था। जिस जमीन पर गोबलिन दौड़ रहे थे वहां एक छोटा भूकंप आया था, क्योंकि वे स्थिर खड़े नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ बदकिस्मत अवर्गीकृत गोबलिन भी थे जिनका पैर चुक गया और वे गिर गए, और कांपती हुई जमीन ने उनकी खोपड़ियां कुचल दी। भूत प्रेत दबे पांव थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे दूसरे आयाम से आए किसी राक्षस जाति का सामना कर रहे हो, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक साधारण मनुष्य कैसे उनके साथ ऐसा कर सकता है, ऐसे क्रूर तरीके अपनाएंगे। उन्हें लगता था कि वह सिर्फ भेष में एक इंसान है। वे वास्तव में रोना चाहते थे, लेकिन उनके आंसू भी उन्हें धोखा दे रहे थे और उस समय अनुभव किए जा रहे तीव्र भय के कारण बाहर नहीं आ रहे थे। सामान्यतः एक साधारण धरती हिलाने वाले मंत्र का इस प्रकार का प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब 20 से अधिक जादूगर एक ही दिशा में एक ही समय में एक ही मंत्र का जाप करते हैं, तो उन सभी 20 के मंत्र एक साथ मिलकर कुछ अधिक भयावह एक छोटा सा भूकंप उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि उनमें से कुछ को अपने लक्ष्य बदलने पर अफसोस हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें केवल उन डरपोक छिपकर हमला करने वाले मनुष्यों पर ही टिके रहना चाहिए था जिनका वे पीछा कर रहे थे। कम से कम उनके पास इस प्रकार के बुरे साधन तो नहीं थे। लेकिन यहाँ उन सभी को लगा कि अगले भाले के गिरने पर वे मर सकते हैं। मौत के खतरे ने उनकी दहाड़ को और भी कम कर दिया है, क्योंकि वे आरव को बहुत अधिक क्रोधित करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आरव ने देखा कि उनकी गति कम हो गई है और उसने अपना सिर हिलाया। फायर! उसने भाले की एक और फायरिंग का आदेश दिया और पृथ्वी के भाले हवा में उड़ गए। लाशों की धुंध में उतरने से पहले जो अभी भी उनकी ओर दौड़ रहे थे, गोबलिन की आंखों में रोशनी उतनी तीव्र नहीं थी जितनी शुरुआत में थी। वे फिर से ऐसे लग रहे थे जैसे वे गिरने वाले थे, लेकिन अब वे पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके सामने खड़ा ये दुष्ट मनुष्य स्थिति का अधिक से अधिक फायदा उठाएगा। आखिरकार वे उसे पहले ही साबित कर चुके थे, इसलिए उन्होंने कम से कम उसे बड़ी संख्या में मारने का फैसला किया, भले ही उनकी तरफ हताहतों की संख्या बहुत अधिक हो। जाओ और उन लोगों की हत्या करो जो पृथ्वी भाले से घातक रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन उन लोगों पर हमला मत करो जिनके टैंक में अभी भी ऊर्जा बची है और तुम्हारे पास केवल 3 सेकंड है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उसके बाद किसे मारने वाले हो। अगर तुम 3 सेकंड से अधिक रुकते हो तो पृथ्वी भाला दस्ते का निशाना बनने के लिए भी तैयार रहो, आरव ने नाइट की ओर देखते हुए कहा, जिसने बस अपना सिर हिलाया और गायब हो गया। जैसे ही वह फर्श पर छाया में डूब गया, जो जल्दी से उन भूतों की छाया में पहुंच गया जो पहले से ही पास थे। यार, वह छाया तत्व कितना अच्छा है, काश वह मेरे पास होता और मेरे सुंदर चेहरे के साथ सभी लड़कियां मेरे पीछे दौड़ती और मैं बस अपनी परछाई में डूब जाता और गायब हो जाता। क्या दृश्य था, आथ ने दिन में सपने देखते हुए कहा।
नाइट जल्दी से गोबलिन के झुंड के बीच प्रकट हुआ। उसने जल्दी से अपने 2 खंजर फेंके क्योंकि उसने कई घायल गोबलिन की गर्दन पर वार करना सुनिश्चित किया और इस प्रक्रिया में उनके जीवन को समाप्त कर दिया, इससे पहले कि वह छाया में वापस डूब जाए क्योंकि पास में कुछ गोबलिन थे जो वे उस पर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन लबादा ओढ़े होने के कारण उसकी छाया यात्रा तेज थी और वह 2 सेकंड से पहले ही शिविर में वापस पहुंचने में सक्षम हो गया, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसने लगभग 7 घायल गोबलिनों को मार डाला था। इतने अच्छे तत्वों के बावजूद भी आप 10 किलिंग तक नहीं पहुंच सके, आर्थर ने पूछा, लेकिन नाइट ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वह अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि छाया में बहुत लंबे समय तक रहना आसान नहीं था क्योंकि यह सहनशक्ति का उपभोग करता है। पब फ्यूचर एड्स। और नाइट ने अभी अभी 2 लंबी दूरी की छाया यात्राएं की हैं, और यदि यह उसके लिबादे के कारण न होता तो वह शायद ऐसा करने में भी सक्षम न होता। अब इसे बंद करो। अरे अविनाश, मुझे चाहिए कि तुम उन गोबलिनों पर कुछ ब्लॉक गिराओ या कुछ भी जो तुम कर सकते हो। मैं इससे थक गया हूँ, उनकी गति मेरे लिए पर्याप्त धीमी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उन्हें इस तरह हमारे करीब आने से पहले और अधिक पीड़ित होने देना चाहिए। आरव ने अविनाश को सिर हिलाकर और अविनाश को अपनी एक योजना बताने से पहले आर्थर को डांटा। अविनाश ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गया है कि आरव उससे क्या पूछ रहा था। इस बीच आर्थर अभी भी आरव को अजीब तरह से देखता रहा। अरे भाई, सच में तुम अपना वह कवच कब पहनने की योजना बना रहे हो? तुम्हें पता चल गया होगा कि वे लगभग यहाँ आ ही गए हैं, आर्थर ने पूछा। ठीक है, हम देखेंगे। अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिसके लिए मुझे कवच पहनने की आवश्यकता हो, आरव ने अपने चेहरे पर ऊब भरे भाव के साथ कहा। अविनाश ने अपने दोनों हाथों को जमीन पर पटकने से पहले कुछ हाथों के इशारे किए। लेस देन पृथ्वी जादू पत्थर के खंभे ग्रेटर देन, और ऐसे ही जमीन से एक बड़ी पत्थर की दीवार उठी और भूतों को रोक दिया। ऊपर चढ़ने से पहले इसे उन पर छोड़ दो या इसके चारों ओर चले जाओ, आरव ने कहा, और जो भी पास में था उसके शरीर में आरव का आदेश सुनकर सिहरन सी महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने कल्पना की कि उन्हें मांस के पेस्ट में दबाया जा रहा है, आरव के प्रति उनका डर बढ़ने लगा क्योंकि भले ही उसका चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन वह अपने द्वारा दिए जा रहे सभी आदेशों के प्रति बहुत क्रूर और लापरवाह था। अविनाश ने बिना कोई सवाल किए अपना सिर हिला दिया। उसने पृथ्वी की दीवार को गिरा दिया जिससे वे पीछे की ओर गिर गए और अधिकांश गॉब्लिन जो दीवार पर चढ़ने वाले थे और जो अभी भी इंतजार कर रहे थे, उन्हें एक गंदे मांस के पेस्ट में पटक दिया गया। जिस तरह से चीजें घटित हो रही थीं, उससे आश्चर्यचकित होकर गोबलिन एक क्षण के लिए रुक गए, लेकिन एक आवाज ने उन्हें नींद से जगा दिया। एक आवाज जिससे अब वे डरते हैं। फायर, आरव का आदेश, और जिन लोगों के पास पहले से ही पृथ्वी भाला तैयार था, उन्हें भीड़ में छोड़ दिया और गॉब्लिन की एक और लहर को मार डाला। हमने उनकी संख्या कम कर दी है, अब केवल 500 गोबलिन बचे हैं, अवनी ने कहा। अब हम बराबर हैं। अरे अविनाश, अब चमकने की तुम्हारी बारी है, चार्ज करो, आरव ने अविनाश से कहा, और उसने टाइटन, लीजन और ओनी के साथ हमला किया, जो उसके पीछे थे क्योंकि उन्होंने लगभग 50 जादूगरों के साथ हमले का नेतृत्व किया था जो युद्ध में अच्छे थे। वे चकित गोबलिन से मिलने के लिए दौड़ रहे थे। शहर के पहरेदारों के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि आरव के आगे बढ़ने के बाद उसने उन पर से कुछ दबाव हटा दिया था और अब वे अधिक मजबूती से बचाव कर सकते थे। क्लेरिसा डाकबलिस जो कुछ देख रही थी, उससे आश्चर्यचकित थी। वह और उसके परिवार के जादूगर मृत्यु की सीमा पर केवल 50 गोबलिनों को मारने में सक्षम थे, जबकि छाया जादू के साथ गोबलिनों पर कई मिनट तक हत्या के प्रयासों के बाद शहर के रक्षकों की सहायता कर रहे थे। लेकिन आरव अपने घोड़े के ऊपर से हिले बिना या कोई हथियार घुमाए बिना 500 से अधिक गोबलिनों को मारने में सक्षम था। उसने केवल आदेश दिया था और उसने कुछ ही मिनटों में लगभग 500 गोबलिनों का नरसंहार किया था, यहाँ तक कि किसी भी जादूगर को खोए बिना या उन्हें तनाव दिए बिना। उनके बीच का अंतर सभी के लिए स्पष्ट था। गोबलिन्स पहले तो डर गए थे क्योंकि उनके अधिकांश साथी इतनी आसानी से और रहस्यमय तरीके से मर गए थे और वे अभी तक दुश्मन से भी नहीं मिले थे और उन्होंने अपनी आधी संख्या खो दी थी। इससे वे अज्ञात भय से कांपने लगे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगला कौन मरने वाला है। उनमें कायरता की प्रवृत्ति पहले से ही जागृत हो चुकी थी और वे पहले से ही इस युद्ध क्षेत्र से भागने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वे दूसरों के साथ शामिल होना चाहते थे जो उचित लड़ाई लड़ रहे प्रतीत होते हैं। लेकिन जिस क्षण उन्होंने देखा कि जादूगरों की संख्या उनकी ओर दौड़ रही है, वे फिर से क्रोधित हो गए और सामने वाले एक भूत ने कुछ ऐसी भाषा बोली जिसे आरव अभी भी समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने अवनी की ओर देखा। उसने कहा कि हम उन पर नजर रख रहे हैं और उसने अपने गोबलिन भाइयों से कहा कि वे उसके साथ आ रहे 50 जादूगरों पर हमला करें और यहां से वापस जाने से पहले उनकी शर्म मिटा दें।
अवनी ने कहा क्योंकि वह पहले ही समझ गई थी कि वह क्या चाहता है जब उसने उसकी ओर देखा। क्या इसीलिए उस बेवकूफ को दूसरी भाषा बोलनी पड़ी? कितना डरपोक है। मैं देखूंगा कि वह कैसे पीछे हटता है, और अगर वह कभी अविनाश, टाइटन और लीजन पर हावी हो गया तो वे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आरव ने खुद पर मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, और जो उसने भेजे थे वे 500 गोबलिनों को अकेले ही खत्म करने के लिए पर्याप्त थे, अगर उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। उन्होंने केवल अतिरिक्त 50 जादूगरों को उनके साथ भेजा ताकि वे गोबलिनों को तेजी से मारने में उनकी सहायता कर सकें। अंततः गोबलिनों को अपने द्वारा झेले गए अपमान के बाद हमला करने का साहस नहीं रहा, इसलिए उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां और काले बल्ले ऊंचे उठाए, चीखते हुए, और अपनी ओर आ रहे 50 से अधिक जादूगरों की ओर दौड़े। हर कोई कहीं न कहीं चिंतित था, यहाँ तक कि यह भी सोच रहा था कि आरव के दिमाग में क्या चल रहा था कि उसने 500 गोबलिनों के खिलाफ 50 जादूगरों को भेजा, क्योंकि उन्हें लगा कि यह आत्महत्या जैसा लग रहा था। लेकिन लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक आरव ने जो कुछ भी किया, उससे उन्हें ये बात समझ में आ गई कि उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो उसके लिए फायदेमंद न हो। उसने हमेशा अपना कदम तब उठाया जब उसे उन पर सबसे अधिक भरोसा था। डाकबलेस परिवार का ध्यान 50 जादूगरों पर था, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि आरव ने उनके लिए क्या आश्चर्य की बात रखी है, और यह जल्दी ही आ गया, ठीक उसी समय जब गोबलिन और 50 से अधिक जादूगर एक दूसरे से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर थे। अविनाश ने एक जादू किया। वे सुन नहीं सके कि वह क्या कर रहा था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि हवा में सभी पृथ्वी तत्व उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हो गए थे। लेस देन मल्टी स्पेल ग्राउंड ब्रेक जोन अर्थ स्पीयर्स ग्रेटर दैन। अविनाश ने अपनी मुट्ठी, जो पृथ्वी तत्वों से लिपटी हुई थी, को गॉब्लिन्स की ओर घुमाया, और सभी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, क्योंकि उन्होंने अविनाश को 2 मंत्रों को एक साथ मिलाते हुए देखा था। आरव जानता था कि वह ऐसा कर सकता है, हालांकि इसके लिए मध्य जादूगर अवस्था तक पहुंचना आवश्यक है, तभी वे मंत्रों का संयोजन कर सकते हैं। लेकिन अविनाश आरव के साथ थोड़े से प्रशिक्षण के साथ ऐसा करने में सक्षम था, और उसकी चरम आत्मीयता ने इसमें मदद की। जबकि अन्य भूकंप कौशल छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करते थे और बहुत प्रभावी नहीं थे, अविनाश का अपना कौशल अलग था, क्योंकि ऐसा महसूस होता था कि मानो वास्तविक भूकंप शुरू होने वाला है, और यह सब नहीं था क्योंकि भूकंप के भाले जमीन से निकलने लगे थे और नीचे से गोबलिनों को भेद रहे थे। उनमें से अधिकांश के पैरों से ऊपर तक छेद किया गया था, कुछ इतने दुर्भाग्यशाली थे कि उनके सिर पर सीधा छेद किया गया था, क्योंकि जमीन स्थिर नहीं थी। तीनों गोबलिनों के बीच पीड़ा की चीख फिर से फैल गई, क्योंकि अब उन्हें नीचे से छेदा जा रहा था। आकाश से ये दृश्य देखने के बाद उन्हें लगा कि आकाश ही बेहतर था। कम से कम उनमें से अधिकांश को तो ऐसा ही लगा जिन्होंने अपने साथी को इस तरह मरते देखा था। उन्हें लगा कि जब भाला गिरा और सीधे उनके सिर में लगा और वे कम दर्द के साथ तुरंत मर गए तो ये बेहतर था। लेकिन अब भले ही भाला ने उनकी जान नहीं ली, लेकिन इसने उन्हें लड़ने में असमर्थ बना दिया और उन्हें बहुत दर्द हुआ। ये सबसे बुरी बात थी जिसकी एक गोबलिन योद्धा कामना कर सकता था, लेकिन वे ये भूल गए कि वे अभी भी युद्ध के मैदान में थे। लेकिन टाइटन जैसे लोग यह नहीं भूले, क्योंकि वह एक बुलडोजर की तरह गोबलिन लाइन पर टूट पड़े। 10 से अधिक गोबलिनों को उड़ाने के लिए उसे अपनी गदा के एक ही झटके की जरूरत थी। उसकी गदा पहले से ही फिर से खून जमा कर रही थी। उसका पत्थर का कवच उस खून से भर गया था जो उसका नहीं था। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई खून था, वह फिर भी नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा, और उसकी गदा के प्रत्येक झटके से गोबलिन उड़ गए। उनकी अपार शक्ति के प्रदर्शन ने बहुत से लोगों को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने आरव गोलेम को इतना मजबूत देखने की उम्मीद नहीं की थी, जो उनके लिए काफी आश्चर्य की बात थी। लेकिन ये सब नहीं था, क्योंकि बगल में 2 अन्य गोलेम टाइटन से ज्यादा खराब नहीं थे। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वे किसी भाला चलाने वाले मास्टर को अपना कौशल प्रदर्शित करते हुए देख रहे हैं। दोपहर के 3:44। दूसरी ओर लीजन युद्ध के मैदान में शानदार तरीके से घूम रहा था, क्योंकि वह जहां भी जाता था वहां हमेशा चुपचाप मरते हुए गोबलिन होते थे। हो सकता है कि उसके पास टाइटन जैसी युद्ध उपस्थिति न हो, लेकिन कोई भी गोबलिन उसे अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे बस भाले को बाएं और दाएं झटकना होता था, और उसका भाला दूसरे पर जाने से पहले एक गोबलिन की खोपड़ी में अपना रास्ता खोज लेता था। जिस तरह से वह भाला चलाता था वह वास्तव में कुशल था, क्योंकि कोई भी बता सकता था कि वह एक गोलेम होने के बावजूद वास्तव में एक भाला विशेषज्ञ था। उसने भाले का प्रयोग एक लचीले चाबुक की तरह किया, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उसका भाला वास्तव में पृथ्वी तत्व से बना है, और कोई भी उसकी पहुंच से बच नहीं सकता था, क्योंकि उसे केवल भाले को इच्छित दिशा में झटका देना था और इससे किसी की मौत हो जाती थी। लीजन व्यावहारिक रूप से युद्ध के मैदान में चुपचाप शव गिरा रहा था,
जबकि वह अभी भी अपने 3 मीटर के दायरे को गोबलिन से मुक्त रखने में सक्षम था, जैसा कि वह हमेशा अपने एक छोटे से क्षेत्र की तरह करता है। और अपने सहयोगी टाइटन भाग के विपरीत, जहां बहुत सारा खून था, उसके पक्ष में रक्त की कमी दिखती है, क्योंकि भाले के सिरे पर भी खून का दाग नहीं था, क्योंकि वह हमेशा खून को दूर फेंक देता था। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वे किसी भाला चलाने वाले मास्टर को अपना कौशल प्रदर्शित करते हुए देख रहे हैं। इस बीच एक और गोलेम था जो बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा था, और वह था ओनी। यह उसकी पहली लड़ाई थी, और इसने खुद को रक्तपात के साथ व्यक्त करना सुनिश्चित किया, क्योंकि यह आरव के कारण उसकी ताकत को प्रतिबंधित कर रहा था। लेकिन आज इसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह एक पूर्ण विकसित युद्ध था। ये ब्लेड के साथ उसकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसके 6 हाथों ने कभी भी पासा चलाना, काटना या काटना बंद नहीं किया। उसका ब्लेड कौशल दूसरे स्तर पर था। ये भी एक कारण था कि आरव ने इसे बाहर जाने दिया, क्योंकि अपने 6 हाथों के साथ यह अन्य गोलेम के हथियार कौशल के प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त परिणामों की तुलना में 3 गुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम था, और ये तेजी से मारता था। इसका ब्लेड कौशल और विकास से प्राप्त उपकरण स्पष्ट रूप से एक शीर्ष टियर एक प्राणी या जादूगर को बदलने के लिए पर्याप्त थे। यह एक दानव की तरह था। यहाँ तक कि जब गोबलिन ने उस पर पीछे से घात लगाने की कोशिश की, तो वे करीब पहुंचने से पहले ही मारे गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के पीछे आंखें थीं, जिससे उसे जवाबी हमला करने के लिए उसकी कई भुजाओं में से केवल एक जोड़ी ही मुक्त कर सकी। क्लेरिसा केवल उस दृश्य को देख सकती थी जो उस समय उसके सामने चल रहा था, क्योंकि वह ये भी नहीं समझ पा रही थी कि आरव के पास इस श्रेणी के लगभग 3 मजबूत गोलेम क्यों होंगे। लेकिन अविनाश भी पीछे नहीं था, क्योंकि वह पृथ्वी भाला कौशल का उपयोग करता रहा और कम से कम हर सेकंड में बहुत से लोगों को मार रहा था। वह प्रति सेकंड 5 पृथ्वी भाले बनाने में सक्षम था, और यहाँ तक कि वह इसे अपने इच्छित लक्ष्य पर पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। उनका मानना था कि यदि उन्होंने ताकतवर गोलेमों से मुकाबला करने की कोशिश की तो वे बुरी तरह हार जाएंगे। उसने हमेशा उनके साथ प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वह उनकी वास्तविक शक्तियों से अवगत था, और शारीरिक शक्ति में उनके साथ मुकाबला करना निश्चित रूप से एक बुद्धिमान निर्णय नहीं था। आरव ने उसे अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा था, और वह जानता था कि आरव क्या चाहता है, क्योंकि आरव ने कहा कि उसका पृथ्वी तत्व उसका सबसे बड़ा उपहार था। उसे बताया गया कि वह जादूगर या जादुई तलवारबाज होने के दौरान सबसे मजबूत था, जैसा कि आरव हमेशा उसे कहता है। इसलिए वह आरव के शब्दों के आधार पर अपने कौशल में सुधार कर रहा है, और यही कारण है कि युद्ध के प्रति उसकी जागरूकता का ये स्तर और पृथ्वी तत्व मंत्रों में उसकी निपुणता है। यद्यपि उसकी चरम आत्मीयता ने उन्हें तेजी से सीखने में मदद की, लेकिन आरव उसे यह नहीं बताएगा, क्योंकि वह अभी भी उस रूप को पसंद करता है जो उसे हर बार उसकी सलाह के छोटे शब्दों के कारण प्राप्त होता था। अविनाश को ये बताना कि उसके पास एक असामान्य आत्मीयता है जिससे उसके पृथ्वी तत्व तेजी से सुधरते हैं, उसकी प्रशंसा को कम कर देगा, क्योंकि वह खुद को प्रतिभाशाली समझेगा। अविनाश अभी भी हर एक सेकंड में लगभग 5 गॉब्लिन को मार रहा था, क्योंकि वह अपने मंत्रों को चलाना भी बंद नहीं कर रहा था, और लगभग 10 सेकंड के बाद वह खुद 100 से अधिक गॉब्लिन को मारने में सक्षम था, जो काफी प्रभावशाली था। और जब आरव को याद आया कि अविनाश को पृथ्वी तत्व मंत्र डालने पर कम खपत का आशीर्वाद मिला था, और अपनी आत्मीयता के कारण अपने स्तर के अधिकांश जादूगरों की तुलना में मन की वसूली भी अधिक होती है, गॉब्लिनों ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि उनके अधिकांश साथी पहले ही मर चुके थे, जो उनके लिए एक झटका था। यहाँ तक कि उनके साथ आए 50 जादूगरों को भी वास्तव में ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कुछ खास किया है, क्योंकि उन्होंने केवल 4 बड़े मालिकों के बाद ही सफाई की थी, जो हमले का नेतृत्व कर रहे थे। यह उनके लिए इतना सरल था कि उन्हें लगा कि वे किसी प्रकार के भ्रम में हैं। दूसरे आयाम के प्राणियों को मारना कब से आसान हो गया? एक सैनिक ने पूछा। जब से आरव ने कार्यभार संभाला है, हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि वह इस बार आगे चल रहे हैं, इसलिए बस ध्यान केंद्रित करें, एक अन्य ने उन्हें उत्तर दिया। जो भूत अब 100 तक भी नहीं बचे थे, वे अंततः युद्ध के मैदान से भागने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनका भय उन पर हावी हो जाता है। और वे पीठ फेरकर जितनी तेजी से आए थे उससे भी अधिक तेजी से भाग गए और चिल्लाने लगे, किसी ने हमें नहीं बताया था कि हम शैतानों का सामना करने आए हैं। मुझे घर जाना है, मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? उसके जैसी अलग अलग आवाजें सैकड़ों गोबलिनों के चारों ओर घूम रही थीं, क्योंकि गोबलिन अपनी मूल भाषा में शाप दे रहे थे। वे फिर से नरसंहार नहीं कर सकते थे, और पहली बार उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि उनके पास दूसरे आयाम की कुछ प्रजातियों की तरह अतिरिक्त पैर क्यों नहीं थे ताकि वे तेजी से दौड़ सकें।
जब वे वापस भाग रहे थे तो उन्होंने देखा कि जादूगरों का एक समूह आगे से उनका रास्ता रोक रहा है और उनके चेहरों के भाव बदल गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 150 जादूगर उनके पीछे आ गए। वे अपने भयानक युद्ध में इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। आरव ने उनके लिए एक और जाल बिछाया, जैसे उसे पता था कि वे लड़ाई के आखिरी क्षणों में भाग जाएंगे। चेकमेट, आरव ने कहा जब उसने अपने द्वारा तैयार किए गए जाल का अंतिम टुकड़ा खेला, जब लेंस्ट परिवार के 150 जादूगरों ने पवन ब्लेड मंत्र कौशल का प्रयोग किया और अंतरिक्ष के चारों ओर की हवा सभी पवन ब्लेडों के कारण फटने लगी। छोड़ो, आरव ने आदेश दिया और लांस्ड परिवार को उसने गुप्त रूप से गोबलिनों की वापसी को रोकने का आदेश दिया। अंततः उसने गोबलिनों पर हवा के ब्लेड छोड़े जो अभी भी डर से उन्हें देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उन्हें शुरू से अंत तक निशाना बनाया गया, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि वे किसी के खेल में एक मोहरा मात्र हैं। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि गोबलिन कबीले के 2000 सैनिकों के साथ भी वे इस सब के पीछे के शैतान को नहीं हरा पाएंगे। जैसा कि वह उनके लिए तैयार था, चाहे वे कोई भी चाल चले, हवा का ब्लेड अंततः उन तक पहुंच गया और वे इससे बच नहीं पाए क्योंकि उनके शरीर अलग अलग रास्तों में अलग हो गए थे, क्योंकि हवा के ब्लेड ने बिना किसी प्रतिरोध के उन्हें काट दिया था। यदि वे अभी भी पूरी शक्ति पर होते तो वे चकमा देने या अभी भी इसे रोकने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन आरव ने लेंस्ट परिवार काट खींचने से पहले उन्हें थका देना सुनिश्चित किया और गॉब्लिन के शवों के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि आरव बिना किसी मौत के 1000 गॉब्लिन को मारने में सक्षम था। ये शहर के गार्डों के लिए काफी बड़ा मनोबल था जो अभी भी गॉब्लिन से लड़ रहे थे और उन्हें रोक रहे थे। अपने हाथों से काम करते हुए देखने के बाद आरव ने संतोष में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह अंततः लड़ाई के परिणाम से खुश था। तारानकन 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 तारानकन। जब जमीनी स्तर पर लड़ाई चल रही थी, इसे टियर 6 के जादूगर और आसमान में टियर 6 के भूत देख रहे थे। हॉबगॉब्लिन के पीछे 2 भूत गुस्से में दांत पीसते हुए देखे जा सकते थे। चूंकि टियर 1 लड़ाई में उनकी हार उनकी गणना से परे थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें वहां लाभ मिलना चाहिए था। वास्तव में उन्हें उम्मीद थी कि टियर 1 लड़ाई वह होगी जिसे वे पहले जीतने में सक्षम होंगे। पब फ्यूचर एड्स। इसलिए वे बड़ी संख्या में टियर 2 गॉब्लिन्स की सहायता कर सकते थे और युद्ध को तेजी से जीत सकते थे। लेकिन उनकी योजनाएं बिगड़ गईं, क्योंकि टियर 1 गॉब्लिन्स जिन्हें वे इस युद्ध में लाभ की स्थिति में ले जाने के लिए तोप के चारे के रूप में देख रहे थे, उन्हें किसी ने मार गिराया और उनके अधिकांश सैनिक अभी भी शहर के पहरेदारों के कब्जे में थे, जिसका अर्थ था कि युद्ध अभी भी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि किसी के पास कोई बड़ा लाभ नहीं था और इससे वे नाराज थे कि आरव अपनी त्वरित जीत के छोटे छोटे कार्यों से मनुष्यों का मनोबल बढ़ाने में सक्षम था। लेकिन वे आरव के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों ने एक रक्त श्राप लिया था कि वे इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उस शपथ को तोड़ने से शहर के टियर 7 जादूगरों के लिए बिना किसी प्रतिक्रिया के उन पर हमला करना संभव हो जाता। युद्ध के मैदान को देखते हुए हॉबगॉब्लिन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि टियर 1 युद्ध के मैदान में तुम्हारे पास ऐसी प्रतिभा है, हॉबगॉब्लिन ने ड्रेको की ओर देखते हुए कहा, जो शहर के संरक्षक के करीब खड़ा था, जो उसके जैसा ही एक टियर 6 जादूगर था। गोबलिनों के लिए यह देखना आसान था कि वे दोनों संबंधित थे, क्योंकि उन दोनों ने जो कपड़े पहने थे उन पर एक ही परिवार का प्रतीक था, ये बताते हुए कि वे एक ही कबीले से हैं। ड्रेको के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी जब उसने जवाब दिया, जब तक वह मूर्ख है, आप टियर 1 लड़ाई जीतने की बात भूल सकते हैं, क्योंकि वह टियर 1 जादूगर के दायरे में अजेय है। ड्रेको ने बेशर्मी से शेखी बघारी। भले ही वह आरव की वास्तविक युद्ध शक्ति को नहीं जानता था, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता था कि उसके गोलेम ने एक बार शीर्ष टियर 1 जोबी को मार डाला था, क्योंकि उसे यह नई बात बताई गई थी जो उसकी शक्ति दिखाने के लिए पर्याप्त था। सभी गोबलिन्स ड्रेको को आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि लड़ाई कठिन हो गई है, और यहाँ तक कि टियर 3 और टियर 2 की लड़ाई अभी भी स्थिर थी, क्योंकि उनके बीच किसी भी समय विजेता नहीं चुना जा सकता था। तुम्हारे उस लड़के का दिल बहुत काला था, हॉबगॉब्लिन ने कहा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ड्रेको ने असमंजस में पूछा। सरल है, क्योंकि जो लोग टैक्टिस की कला में पारंगत होते हैं, उनके हृदय हमेशा घोर अंधकार और बुराई से भरे होते हैं। मुझे मत बताना कि तुम उसकी अभिव्यक्ति नहीं देखते, हॉबगॉब्लिन्स ने कहा। और मैं अभी भी तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, ड्रेको ने कहा, और यहाँ तक कि अन्य टियर 6 और शहर के संरक्षक भी उनकी बातचीत सुनने से खुद को नहीं रोक सके। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वास्तव में यदि आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि वह उस क्षण का आनंद ले रहा था जब मेरे कबीले के लोग उसके आदेश पर मारे गए थे। वह एक प्रकार का पागल है जिसे नरसंहार पसंद है।
मुझे गलत मत समझो, अगर वह दूसरे आयाम में पैदा हुआ होता तो उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पूजा जाता, लेकिन क्या आपकी मानव जाति ऐसे हत्यारे को रखने में सहज महसूस करती है? मुझे उन लोगों पर दया आती है जो भविष्य में उसके रास्ते में आएंगे, क्योंकि वह कोई दया नहीं दिखाएगा, और मैं यह उसके चेहरे के भाव देखकर कह सकता हूँ, हॉबगॉब्लिन ने कंधे उचकाते हुए कहा। ठीक है, यह मेरे कबीले का निर्णय है, तुम्हारा नहीं। ड्रेको ने उत्तर देने की जहमत भी नहीं उठाए। वह अच्छी तरह जानता था कि भले ही उसने सबसे बुरा किया हो, कम से कम आरव ने अपने हत्या के इरादे दूसरे आयाम के प्राणियों की ओर निर्देशित किए थे। लेकिन दूसरी ओर वह छोटी उम्र में ही गॉर्डन परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिद्वंद्वी परिवारों की प्रतिभा को मारने या अपन बनाने में लग गया। उसने निश्चित रूप से उस समय कोई दया नहीं दिखाई थी और अब भी नर्म नहीं पड़ेगा। बस अब आरव को देखकर उसे वास्तव में एहसास हुआ कि वह कैसा था, जबकि उस समय उसे खुद ही गंदा काम करना पड़ता था। दूसरी ओर आरव शांति से फैसले लेता था और अपने आसपास के लोगों से काम पूरा करवाता था। शहर के संरक्षक और सहायता के लिए आए अन्य टियर 6 जादूगर दोनों ने आरव की ओर देखा और ड्रेको की तुलना में कुछ अलग महसूस किया। ये ड्रेको से भी अधिक खतरनाक किसी अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति का डर था। उन्होंने ड्रेको की उससे तुलना भी नहीं की, क्योंकि अंधेरे में योजना बनाने वाले कहीं अधिक खतरनाक होते हैं, और आरव उस प्रकार का दिखता था जो जीतने के लिए कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाएगा, और उनके लिए ड्रेको सिर्फ एक क्रूर व्यक्ति था जो बिना किसी परिणाम की परवाह किए लड़ता था। लेकिन आरव अलग था, और उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी को यह चेतावनी देना अनिवार्य कर दिया कि वे उसका विरोध न करें, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ड्रेको की कहानी फिर से घटित हो, क्योंकि आरव की क्षमता ड्रेको से अधिक थी और निश्चित रूप से उन्हें वह भयावह अनुभूतियां देती थी जिससे उन्हें विश्वास हो जाता था कि वह ड्रेको से भी अधिक खतरनाक होगा। अविनाश और गोलेम ने 50 जादूगरों और लांजेट परिवार के 150 जादूगरों को उन सभी 1000 गॉब्लिनों को खत्म करने के बाद वापस लाइन में ला दिया जिन्होंने उन पर हमला करने का फैसला किया था। ये सभी के लिए काफी आश्चर्य की बात थी जब आरव ने उनके खिलाफ लड़ाई समाप्त कर दी। 1000 गोबलिन इतनी तेजी से और बिना किसी को खोए, इसे वे एक साफ और तेज जीत कहेंगे। शहर के गार्ड की स्थिति में स्टीवन अंततः अपने चकित अवस्था से उबर गया जब उसने देखा कि आरव ने अपनी सेना को अपने विरोधियों की तुलना में कम संख्या वाली एक अन्य सेना को इतनी तेजी से नष्ट करने का आदेश दिया। अरे, गॉर्डन और लेंस्ट परिवार को सारी सुर्खियां न लेने दें, आखिरकार हम इस लड़ाई के नायक हैं। शहर के द्वारों की रक्षा करना हमारा शपथपूर्वक कर्तव्य है। ये सभी शहर के रक्षकों का पवित्र कर्तव्य है। गॉर्डन परिवार यहाँ मदद करने के लिए है, क्योंकि यह भी उनका एक दायित्व है, इसलिए उन्हें कभी भी जीतने न दें, सब कुछ आगे बढ़ाएं। स्टीवन ने एक भाषण दिया जिसने सेना का मनोबल बढ़ाया, यहाँ तक कि चौकोर संरचना के बीच में घायल सैनिक भी बीच से उठ गए, जिसका उद्देश्य घायल और थके हुए सैनिकों को ठीक करने और आगे बढ़ने में मदद करना था। गोबलिन पीछे हट गए और अपने भालों से उन पर वार करते रहे। कुछ सैनिकों ने तो युद्ध समाप्ति या आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बचाकर रखे हुए भालों को भी गोबलिनों पर फेंकना शुरू कर दिया। शहर के रक्षकों द्वारा मचाई जा रही अराजकता से गोबलिन आश्चर्यचकित थे। वे निराश थे कि उन्होंने पहले ही 1000 सैनिकों को खो दिया था। वे पहले से ही शहर के रक्षकों के खिलाफ 7000 गोबलिन योद्धाओं से लड़कर अपने अंतिम चरण में थे। पहले से ही 5000 सैनिक थे और 7000 सैनिकों के साथ शामिल होने के लिए 1000 और भेजने की योजना बना रहे थे। गोबलिन्स ने शहर के रक्षकों की रक्षा पंक्तियों पर अधिक दबाव डाला, लेकिन आरव ने उनके लिए जो नया नाटक खेला वो उनके लिए अपनी कार्रवाई रोकने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि वे स्वीकार करते हैं कि उनके पास अन्य दुश्मन हैं जिन पर नजर रखना महत्वपूर्ण था। वे शहर के पहरेदारों के सैनिकों को धीरे धीरे खत्म करने की उम्मीद कर रहे थे, साथ ही शहर के पहरेदारों द्वारा मारे जाने वाले किसी भी गोबलिन की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सेना भेज रहे थे। लेकिन अब पहले से ही एक और खतरा था जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति वहां अकेले ही उन्हें ठंड लग रही थी और उन्हें खत्म करने का दृढ़ संकल्प था। और फिर एक गोबलिन जो अधिक भारी और मांसल दिख रहा था दूसरी तरफ से टियर एक गोबलिन शिविर से बाहर आया। यह बाकी टियर एक गोबलिन की तुलना में काफी बड़ा लग रहा था और उसने गोबलिन भाषा में कुछ शब्द कहे जो आरव समझ नहीं पाया, इसलिए वह अवनी की ओर मुड़ा। उसने अभी 3000 गोबलिन्स को हमें मारने के लिए तैयार रहने को कहा है, क्योंकि वह हमें अपनी योजना के लिए एक उपहार मानता है। इसलिए अब से किसी भी समय लगभग 3000 गोबलिन्स हमारी गर्दन पर हमला करने के लिए आएंगे। अवनी ने उत्तर दिया। ओह, ये गोबलिन नेता लगता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे मार दूं तो बचे हुए सभी गोबलिनों का शिकार करना आसान हो जाएगा, आरव ने कहा जैसे उसकी आंखों में एक हल्की चमक चमक गई। उसके करीबी बाकी लोग उसके शब्दों से कांप गए। उसके विचार उनके लिए खतरनाक थे।
डाकबलिस परिवार आराम करने के लिए पहाड़ियों पर लौट आया, क्योंकि उन्होंने युद्ध के मैदान में चारों ओर अपनी हत्या कौशल के साथ कड़ी मेहनत और लड़ाई के बाद लगभग 500 गोबलिनों का वध कर दिया था। इसलिए वे सांस लेने के लिए वापस आए। क्लेरिसा ने आरव को देखा, जो अप्रत्यक्ष रूप से 1000 मौतों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वह हॉन्फ भी नहीं रहा था या उसकी सांस फूल रही थी। लेकिन उसने महसूस किया कि वह उसकी ओर देख भी नहीं रहा था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान पर इतना केंद्रित दिख रहा था कि उसका हाथ अभी भी उसके जबड़े को सहारा दे रहा था। वह अपने घोड़े पर बैठा था और अपने खाली हाथों से घोड़े को सहला रहा था। तुम वहां बहुत अच्छे थे, क्लेरिसा ने अविनाश की ओर कहा। ओह धन्यवाद। हालांकि यह सब आरव का विचार था, अविनाश ने जवाब दिया, जिससे क्लेरिसा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। पहले तो वह खुश थी कि आरव ने अपनी सामरिक जीत को उसके चेहरे पर नहीं रगड़ा, शुरुआत में उसके लिए किए गए सभी तानों और अपमानों के बाद, लेकिन उसकी उपलब्धियों को सुनकर अविनाश तो और भी अधिक डंक मारने लगता है। वह गॉर्डन परिवार के स्थान के करीब पहुंची। अरे चलो सहयोग करें और इन सभी गोबलिन्स का तेजी से ख्याल रखें। आपकी चालाक रणनीति और मेरी टीम की हत्या करने की क्षमताओं के साथ हम अजय होंगे, क्लेरिसा ने कहा। किसी और के साथ टीम प्ले करो, अभी मेरे पास बहुत काम है, आरव ने अपना हाथ झटकते हुए और उसे दूर भेजते हुए कहा। यह वास्तव में क्लेरिसा के लिए एक झटका था और उसने सोचा कि यह सिर्फ आरव बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान युद्ध के मैदान पर दिया था। एलेक आ रहा है, ये स्पष्ट है कि वे 3000 गोबलिन हमारी ओर बढ़ रहे हैं, आथ ने कहा। ओह, हमने लगभग 1000 को मार डाला और शहर के पहरेदारों ने लगभग 800 गोबलिन को मार डाला, जबकि डाकबलिस परिवार ने लगभग 500 गोबलिन से निपटा। इस प्रकार अब तक हमने कुल 2300 दुश्मनों को मार डाला है ना? आरव ने किसी से भी सामान्य रूप से नहीं पूछा। हाँ, ये सच है। इसका मतलब है कि उनके पास अभी भी लगभग 11000 योद्धा बचे हैं, और वे शहर की रक्षा करने और उनकी ताकत कम करने के लिए लगभग 7000 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे पास 4000 गॉब्लिन बचे हैं, जो कम से कम मैं अपनी आंखों से गिन सकता हूं, और वे लगभग 3000 गॉब्लिन हमारी ओर भेजने की योजना बना रहे हैं। अवनी बता रही थी, इससे पहले कि आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। उद्धरण चिन्ह ... जिससे उनके पास सुदृढ़ीकरण के रूप में केवल 1000 गोबलिन सैनिक ही बचे, आरव ने गहरे विचार में खुद से कहा। ठीक है, हे डाकबलिस लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जो हम दोनों के सहयोग से बेहतर है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा परिवार लड़ाई के अधिकार चाहता है, आरव ने कहा। मैं आपसे आदेश नहीं लेती, क्लेरिसा ने घुराघुराते हुए कहा। यह क्या है? एक और आवाज ने आरव को चौंका दिया, यहाँ तक कि क्लेरिसा को भी चौंका दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यह आवाज किसकी है। यह उसकी बहन मारिया थी, जो अब शायद ही कुछ कहती है। पब फ्यूचर विज्ञापन। ऐसा लगता है कि वह केवल उच्च अधिकारियों से आदेश लेती है और किसी भी कबीले के सदस्य से शायद ही कभी बात करती है, सिवाय इसके कि यह आवश्यक हो। आरव ने मारिया की ओर देखा, जिसने अभी भी अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। ओह, आखिरकार कोई है जो मेरी बात सुनने में रुचि रखता है। तो यहाँ मुख्य बॉस कौन है, आप या वह? आरव ने मारिया से पूछा। मैं, मारिया ने जवाब दिया, और क्लेरिसा ने दांत पीस लिए। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है, आरव ने कहा। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं पहले आती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास यहाँ गपशप करने के लिए ज्यादा समय है, क्योंकि वे 3000 गोबलिन पहले से ही एक दल में इकट्ठे हो चुके हैं और जल्द ही तुम्हारे पास आएंगे। ओह, वे आ सकते हैं। वास्तव में मेरे पास उनके लिए एक सुखद आश्चर्य है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप अन्य 1000 गोबलिनों को रोकें, ताकि उन्हें मेरी योजनाओं को बाधित करने का मौका न मिले। मुझे पता है कि आपकी संख्या को देखते हुए ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपसे उन सभी को मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि आप उन्हें तब तक रोकें जब तक मैं 3000 गोबलिनों का वध नहीं कर देता, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, मारिया ने सिर हिलाया, जबकि क्लेरिसा ने दांत पीस लिए। आप हमें बहुत कम आंक रहे हैं, क्लेरिसा ने कहा, जब वह अपनी बहन मारिया के साथ डाकबलिस जादूगर स्थल पर वापस जा रही थी।